5 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट बदल कर देखा, सोनिया बिस्तर पर नहीं थी। वो बहरी जहाज के अर्शे पर खड़ी हुई थी। आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। समुद्र पर गहरी धुंध के बादल छाए हुए थे। मैंने कहा, सर्दी लग जाएगी, पायलट के कैबिन में जाओ और मालूम करो हम कब तक साहिल पर पहुंचेंगे। वर्षे से नीचे आते हुए बोली, हम 1 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क की बंदरगाह में पहुंच जाएंगे। मैंने मास्कमैन से कह दिया, इस जहाज को लंगरअंदाज होने में काफी वक्त लगेगा, हमें फौरन मोटर बोट में साहिल तक पहुंचाया जाए। मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी, फौरन मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। मैंने बिस्तर से उठकर कहा, शहर मॉन्ट्रियल से जो हाईवे न्यूयॉर्क तक है, पिछली रात पौमी उस पर सफर कर रही थी और हिल ट्रैक जाना चाहती थी। इसका मतलब है वह मीलों दूर तक फैला हुआ हिल ट्रैक का इलाका शहर मॉन्ट्रियल और न्यूयॉर्क के दरमियान है। हम भी वहां पहुंच सकते हैं। मेरे तैयार होने तक तुम वहां का जुग्राफिया मालूम करो। मैं वहां से जिस्मानी तौर पर बाथरूम में आ गया और दिमागी तौर पर पौमी के पास पहुंच गया। वो नींद से बेदार हो गई थी। उसकी कार एक हाईवे के होटल के सामने रुकी हुई थी। वो गुस्ल वगैरह करने होटल के बाथरूम में जा रही थी। मैंने सुलेमान जोगू की खबर ली, वो भी एक बाथरूम में था और धीमी आवाज में ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू कर रहा था। दूसरी तरफ से मिस्टर नोकू कह रहा था, तुम जहां हो वहां से 10 किलोमीटर और आगे आओ, वहां एक डे एंड नाइट मोटेल है, मोटेल के बाएं जानिब रास्ते पर चलो, वहां से पहाड़ी रास्ता शुरू होगा। सुलेमान ने कहा, पहाड़ी रास्ते पेचीदा होते हैं, हम भटक जाएंगे। नहीं भटकोगे, पहाड़ी रास्ता 15 किलोमीटर तक जाता है, वहां से आगे गाड़ियां नहीं गुजर सकती, पैदल या खच्चर पर जाना होगा। तुम दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलोगे तो 1 किलोमीटर पर किसी न किसी दरख्त पर छोटे छोटे साइन बोर्ड नजर आएंगे जिन पर लिखा होगा नोकू कैसल, यानी नोकू का किला। हर साइन बोर्ड पर तीर का निशान होगा। उन निशानात के जरिए यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, कोई परेशानी होगी तो फिर राब्ता कायम करूंगा, मेरी रकम तैयार रखना। उसने राब्ता खत्म कर दिया। वो सब नहा धोकर तैयार हो रहे थे। नाश्ता करने के बाद वहां से रवाना होने वाले थे। मैं नहा धोकर कमरे में आ गया। सोनिया नाश्ता लेकर आ गई। मैंने उसे 5 मिनट की ख्याल ख्वानी की इजाजत ली। मास्कमैन को नोकू के किले तक पहुंचने का रास्ता बताया। फिर सोनिया के पास वापस आकर नाश्ता करते हुए पौमी के हालात तफसील से बताने लगा। नाश्ता करने के बाद हम कैबिन से बाहर आए। हमारे लिए एक मोटर बोट तैयार थी। हमने मैरी और हडसन का सामान और पासपोर्ट वगैरह लिया, मोटर बोट में सवार हुए और साहिल की तरफ चल पड़े। मास्कमैन का खास मातियत हमारे साथ था। वो हमें हिल ट्रैक इलाके के मुतालिक बताने लगा। उसने कहा, न्यूयॉर्क पहुंचते ही बाय रोड सफर करने के लिए नए मॉडल की कार मिल जाएगी, मलबूसात और जरूरियात का दूसरा सामान भी मिल जाएगा। आप हेलीकॉप्टर के जरिए भी जा सकते हैं। मैंने सोनिया को सवालिया नजरों से देखा। उसने कहा, हम बजरिया कार जाएंगे, तुम्हें ख्याल ख्वानी करने का काफी मौका मिलेगा। मैं चाहती हूँ पौमी हमारी मदद के बगैर गैर मामूली कारनामे अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करे। बहुत मजबूरी होगी तो हम मुदाखलत करेंगे, मैंने तायद की। फिर सोच के जरिए शीबा की मामा के मुतालिक बताया। उसने कहा, यह मुअम्मर खातून हमारे लिए मसला बन जाएंगी, तुम शेख साहब से बात करो। मैं जनाब शेख अल फारस के पास पहुंच गया। उन्हें मामा के मुतालिक बताने लगा। उन्होंने कहा, 2 रोज पहले शीबा की मामा इदारे से बाहर जाने की इजाजत मांग रही थी। मैंने मामा को समझाया, बाहर दुश्मन ताक में लगे हैं। वो कहने लगी, मैं दुश्मनों के डर से अपना मजहब नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी यहूदियों की इबादतगाह में जाकर इबादत करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें हर पहलू से समझाया तो वो खामोश हो गई, मगर उनके तेवर बता रहे थे कि उन्हें ज्यादा अरसे तक यहां रोका नहीं जा सकेगा। जनाब शेख अल फारस मामा के मुतालिक बयान देते वक्त तशवीश में मुब्तला थे। मैंने कहा, आप शीबा को समझाइए, अगर मामा बाहर जाएंगे और पकड़ी जाएंगे तो दुश्मन मामा को शीबा की कमजोरी बना लेंगे। मुझे शेख साहब के दिमाग में शीबा की सोच सुनाई दी। उसने कहा, मैं मामा को ये अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। वो एक ही बात कहती हैं, असफंदियार मुझसे गलती की मुआफी मांग लेंगे, हमें अपनी कौम के दरमियान रहना चाहिए। मैंने पूछा, तुम क्या कहती हो? मैं असफंदियार पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। फरहाद, मैं तुम्हें और शेख साहब को छोड़कर नहीं जाऊंगी। शेख साहब ने कहा, बेटी तुम उन्हें जितने दिन रोक सकती हो यहां रोके रखो। इस अरसे में उनके लिए पेरिस में कोई ठिकाना बनाया जाएगा। वो मजहबी अकीदे के मुताबिक वहां जाकर इबादत कर सकेंगी, मगर उनका चेहरा तब्दील कर दिया जाएगा। फिर तो मैं भी रूप बदलकर मामा के साथ जा सकती हूँ। ठीक है, जरूर जाना, मगर अभी मामा को टालने की कोशिश करो। अच्छी बात है। फरहाद, तुम बताओ अभी क्या प्रोग्राम है? मैंने शीबा को पौमी के मुतालिक बताया। मैं और सोनिया न्यूयॉर्क पहुंच रही हैं, तुम पौमी के पास रहो, कोई अहम इतला हो तो मेरे दिमाग में आ जाना। मैं उनसे रुखसत होकर मोटर बोट में हाजिर हो गया। हम बंदरगाह के उस प्लेटफॉर्म में पहुंच गए थे जो मोटर बोट के लिए मखसूस था। वहां हमारे पासपोर्ट और सामान की चेकिंग हुई। फिर हम पार्किंग शेड में पहुंचे। हमारे लिए कार मौजूद थी। उस कार ने हमें एक छोटे से बंगले में पहुंचा दिया। वहां 2 कमरे थे। वो दोनों कमरे जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए थे। मेरे और सोनिया के लिए मलबूसात का ढेर लगा हुआ था, मेकअप और शेविंग का सामान, मुख्तलिफ डिजाइन के जूते, रिवॉल्वर, चाकू और स्टेन गन और ना जाने क्या कुछ था। मैंने मास्कमैन के खास मातियत से पूछा, ये सब क्या है? उसने जवाब दिया, यहां रेड पावर का बॉस मैं हूं। मैंने अपने आदमियों से कह दिया, न्यूयॉर्क में आप दोनों को किसी चीज की कमी ना हो।
आप जब तक लिबास वगैरह तब्दील करके आगे जाने के लिए तैयार होंगे तब तक इस बंगले के सामने नए मॉडल की 1 दर्जन कारें मौजूद होंगी। मैंने कहा, तुम इस कदर एहतमाम करोगे तो दुश्मन ये जरूर सोचेंगे कि हम बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये तो सब जानते हैं कि सोनिया और डॉक्टर मेकाकस को रेड पावर के बहरी जहाज में पहुंचाया गया है। सबकी नजरें हम पर होंगी, लिहाजा हम उन्हें धोखा देकर निकलना चाहते हैं। आप अपना तरीक़ाकार बताएं, हम उस पर अमल करेंगे। वो जो 1 दर्जन नए मॉडल की कारें आ रही हैं उन्हें रोक दो, सिर्फ एक मर्सिडीज काफ़ी है। जब हम यहाँ से निकलें तो हमारे आगे पीछे किसी को निगरानी के लिए नहीं रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो तुमसे ख्याल ख्वानी के जरिए बात करूंगा। बॉस ने एक बड़ी सी अटैची खोलकर कहा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं। आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसने एक छोटा सा कैलकुलेटर निकाला। वो 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा था। दरअसल वो एक डिटेक्टिव वाला था। उसे ऑपरेट करने से सुरक्षा सिग्नल के जरिए मालूम होता कि आसपास 10 गज के फासले पर कोई छुपा हुआ है। अगर उसने कोई हथियार छुपाया हो तो उसका भी सुराग मिल जाता था। इस सुराग आले में सुरक्षा सिग्नल के नीचे एक छोटा सा बटन था। उसे दबाते ही फायर करने वाले हथियारों का निशाना बहक जाता था। दुश्मन कभी सही टारगेट पर फायर नहीं कर सकते थे। इस आले की तीसरी खसूसियत यह थी कि इस मखसूस बटन को दबाते ही उसके ऊपरी हिस्से से बारीक सा तार निकलता और तेजी से 50 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर कुमंद की तरह अटक जाता। दूसरा बटन दबाने पर इस आले को मजबूती से पकड़ने वाला आले के साथ 50 फुट की बुलंदी पर पहुंच जाता। पहाड़ी इलाके में दरख्तों और चट्टानों पर चढ़ने के लिए आला जरूरी था। मैंने और सोनिया ने एक एक आला अपने पास रख लिया। हम वहां से सुबह 9 बजे रवाना हुए। सोनिया ड्राइव कर रही थी। मैंने कहा, शीबा ने अभी तक मुझसे राब्ता कायम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि पौमी खैरियत से है। हो सकता है शीबा खैरियत से ना हो, उसके पेट में दर्द हो रहा हो, वह वक्ती तौर पर किसी वजह से ख्याल ख्वानी करने के काबिल ना हो, तो क्या तुम पौमी को बखैरियत समझते रहोगे? मैंने हंसते हुए कहा, तुम ये बात सीधी तरह भी कह सकती हो कि मुझे पौमी की खैरियत मालूम करना चाहिए। मैंने ख्याल ख्वानी शुरू कर दी। पौमी ने बाबा साहब के इदारे में रहकर मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल की थी। उसने हिल ट्रैक की तरफ जाने से पहले उस इलाके के मुतालिक होटल वालों से मालूमात हासिल की थी। जब मालूम हुआ कि ऊंचे दरख्तों और पहाड़ी चट्टानों से गुजरना होगा तो उसने एक लंबा सा चाकू और रस्सियों का एक बंडल खरीद लिया। होटल के मैनेजर ने कहा, जहां तक गाड़ी जाती है उसके बाद सफर करने के लिए किराए पर खच्चर मिल जाती हैं। उसने पूछा, वहां से नोकू कैसल कितनी दूर है? मैनेजर ने कहा, मैं कभी कैसल की तरफ नहीं गया। सुना है वो किला किसी दूसरी पहाड़ी पर है। हैंगिंग चेयर पर बैठकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के किले तक जाना पड़ता है। पौमी ने वहां से रवाना होते वक्त तो सुलेमान से कहा, मिस्टर नोकूस कैसल के मुतल्लिक किस्तों में रहनुमाई कर रहा है। वो एक ही बार नहीं बता रहा कि वो किला कितनी दूर है और वहां का रास्ता कितना दुश्वार गुजार है। सुलेमान जोगू ने कहा, शायद वो सोचता हो कि रास्तों की दुश्वारी का इल्म होगा तो तुम वहां तक जाने से इनकार कर दोगी। नहीं, वो समझ गया है कि मैं द किल्लर का सर काटने के लिए जहन्नुम में भी जा सकती हूँ। वो हमें लंबा चक्कर दे रहा है। सुलेमान जोगू कार ड्राइव कर रहा था। पौमी उसके पास बैठी हुई थी। पिछली सीट पर वाटसू रोकी सो रहा था। पौमी ने कहा, अगर उसने कोई जाल बिछाया तो इसके लिए और तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। तुम मुझे क्यों कह रही हो? इसलिए कि मैंने तुम्हें $50,000 दिए हैं। मैं एक डॉलर तुम्हारी एक रूहें से हासिल करूंगी। मैं तुम्हारी ये चैलेंज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त ना करने के लिए तुम्हें रकम वापस करना होगी। जो चीज़ मेरे हाथ में आ जाए वो मेरी हो जाती है, उसे कोई वापस नहीं ले सकता। अगर मैं वापस ले लूं तो मैं तुम्हारी बर्तरी तस्लीम कर लूंगा। ठीक है, अभी फरहाद टेलीपैथी के जरिए तुम्हें दी हुई रकम तुम्हारे आदमियों से हासिल कर लेंगे। टेलीपैथी का सहारा लेना दिलेरी और जहानत नहीं है। तुमने मुझे काबू में करने के लिए सबसे पहले रिवॉल्वर का सहारा लिया। क्या यह दिलेरी थी? मिस्टर सुलेमान जोगू, दुश्मन को कमजोर बनाने और उसे काबू में रखने के लिए जायज और नाजायज जरा इख्तियार किए जाते हैं। वो खामोश रहा। उन्होंने पुख्ता सड़क तक सफर कर लिया था। आगे 4 पहियों की गाड़ी के लिए रास्ता नहीं था। कुछ फासले पर एक बहुत बड़ा अस्तबल दिखाई दे रहा था। वहां खच्चर नजर आ रहे थे। कार में आने वालों को देखते ही अस्तबल के मालिक ने खैर मकदम किया। उससे खच्चरों का किराया तय हुआ। वो दोनों खच्चरों पर बैठकर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद पौमी ने कहा, सुलेमान, ये खच्चर तुम्हें ज्यादा दूर नहीं ले जा सकेगा। तुम्हारे भारी भरकम वजूद का तकाजा है कि एक फाजल खच्चर ले लो। उसने यही किया। वो एक फाजल खच्चर पर रस्सियों का बंडल लाद कर ले जाने लगा। वो पगडंडी नुमा रास्ते पर रफ्ता रफ्ता ऊंचाई की तरफ जा रहे थे, यानी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। एक पगडंडी आगे जाकर कई बार मुख्तलिफ सिमतें इख्तियार करती थी। ऐसी जगह किसी जगह पर नोकू कैसल का बोर्ड नजर आता था और तीर के जरिए सही सिमत की रहनुमाई हो जाती। एक जगह सुलेमान जोगू ने रुककर कहा, तुम आगे चलो, मैं जरा ट्रांसमीटर के जरिए जरूरी मालूमात हासिल करूंगा। सुलेमान, जब हम सफर हैं और मंजिल एक है तो मिस्टर नोकू से मेरी मौजूदगी में बात क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी बात का यही जवाब दे सकता हूं कि मैं अपने मामलात में किसी को शरीक नहीं करता। पौमी ने कहा, सुना था दाल में काला होता है, तुम्हारे दिल में काला है। वो आगे बढ़ गई। सुलेमान ने ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करने के बाद कहा, हम तुम्हारे साइन बोर्ड नंबर 6 तक पहुंच गए हैं और कितनी दूर आना होगा? मिस्टर नोकू ने जवाब दिया, और 20 मील तक चले आओ, तुम्हें किला नजर आ जाएगा। 20 मील? सुलेमान ने हैरानी और बेजारी से कहा, यह तो बहुत दूर है।
$40,000 हासिल करने के लिए ज्यादा दूर नहीं है। मिस्टर नोकू ने मजीद कुछ कहे सुने बगैर राब्ता खत्म कर दिया। सुलेमान जोगू गुस्से में ट्रांसमीटर को पटक देना चाहता था, मगर दिमाग ने समझाया मिस्टर नोकू से बात करने का यही एक जरिया है। ये टूट जाएगा तो वो भटकता रह जाएगा, नोकू तक पहुंच नहीं सकेगा और 40,000 डूब जाएंगे। वो सब्र करता हुआ खच्चर को हाँकता हुआ पौमी के पास आ गए। वो बोली, तुम्हारे मुंह पर 12 बज रहे हैं, यू शट अप। आखिर गुस्सा किस बात पर है? हमें और 20 मील चलना होगा। हालांकि तुम नहीं चल रहे हो, खच्चर चल रहा है। तुम्हारी बात जहर लगती है, तुम खामोश नहीं रह सकती। वो खामोश हो गई, मगर यकबारगी सुलेमान जोगू के हलक से चीख निकली। वो खच्चर पर से उलटकर जमीन पर पहुंचा और वह खच्चर ऊपर उठने लगा, फिजा में बुलंद होने लगा। जल्दी ये बात समझ में आ गई कि उस खच्चर का पांव एक शिकंजे में फंस गया था और वह बुलंद होता हुआ दरख्त की एक शाख से झूल रहा था। जंगल में दुश्मनों को फांसने के लिए ऊंची घास के दरमियान ऐसे ही शिकंजे बिछाए जाते हैं या रस्सी के फंदे डाले जाते हैं। जिसका पांव उस फंदे या शिकंजे में पहुंचता है वो फिर पांव आगे नहीं बढ़ा सकता। फंदा या शिकंजा उसके पांव को जकड़ता है। उस शिकंजे की रस्सी जो दरख्त की किसी शाख से बंधी होती है वो उस रस्सी में झूलता हुआ फिर अपने बस में नहीं रहता। आदमी उस वक्त तक अपने बस में होता है जब तक उसके कदम नहीं उखड़ते। एक बार जमीन से अलग हो जाने के बाद कोई भी अंधा तीर उसे जिंदगी का आखिरी सबक सिखा सकता है। अचानक खच्चर ने बेहंगम सी आवाज निकाली और ठंडा पड़ गया। किसी अंधे तीर ने उसका काम तमाम कर दिया था। अगर उसकी जगह सुलेमान या पौमी का पांव पड़ता तो उसका भी यही अंजाम होता। सुलेमान जोगू चंद लम्हों तक गुमसुम सा होकर लटके हुए खच्चर को देखता रहा। पौमी ने कहा, यह इबरत का मुकाम है। अगर मेरे दुश्मन को अपना दोस्त समझ रहे हो तो अपनी गुमराही को समझ लो। मेरे काम आओ या ना आओ, अपने अंजाम को सोच लो। वो हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। हमारी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बुरे अंजाम को आंखों से देखते हुए भी बुरे अंजाम तक जाते हैं और इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि उनका भला होगा और उन पर बदबख्ती कभी नहीं आएगी। उसने पौमी को डांट कर कहा, क्या बकवास करती हो? मैं तुम्हारे दुश्मन को अपना दोस्त नहीं समझ रहा हूं। फिर तुम्हारे दोस्त की तदबीर ने तुम्हारे खच्चर को क्यों उठा लिया? दुनिया से ही उठा लिया। पैदल होते तो तुम ही उठ जाते। मैं फिर समझा रही हूं, हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो किसी का दोस्त नहीं है, सिर्फ अपना मुफाद देखता है। सुलेमान जोगू ने अकड़ कर कहा, अगर वो दुश्मन साबित हुआ तो मैं उसका सर तोड़ दूंगा। पौमी अब एहतियात से चल रही थी, किसी दरख्त के नीचे से नहीं गुजरती थी, क्योंकि कुमंद सिर्फ दरख्तों के नीचे ही बिछाई जा सकती थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि हर किलोमीटर के बाद नोकू कैसल का बोर्ड किसी दरख्त पर नजर आता है और उस पर बोर्ड नंबर लिखा होता है, यानी हर बोर्ड संगे मील होता है। इस हिसाब से उन्होंने 10 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था। धूप तेज थी, सख्त गर्मी थी। सुलेमान ने एक दरख्त के साए में एहतियात से जाने के बाद पसीना पहुंचते हुए कहा, मिस्टर नोकू ने मुझे थका मारा है। फिर उसने पौमी को देखकर हैरानी से पूछा, क्या ये शोले की तरह दहकती धूप तुम पर असर नहीं कर रही है? वो बोली, मेरा मास्टर वाटसुरोकी बहुत जालिम है, यूं तो बाप की तरह मोहब्बत करता है मगर ट्रेनिंग के वक्त बेरहम बन जाता है। उसने जहन्नुम जैसी दहकती हुई आग के सामने कई बार वर्जिश कराई। पहले पहल में 2-4 बार बेहोश हुई, फिर रफ्ता रफ्ता आदी होती गई। अब जहन्नुम की गर्मी हो या कुतबे शुमाली की जानलेवा बर्फबारी हो, मुझ पर कोई असर नहीं होता। सुलेमान जोगू ने हासिदाना अंदाज से देखते हुए कहा, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। मैं कुदरती तौर पर पहाड़ हूं, शहजोर हूं और दुश्मनों पर गालिब आ जाता हूं। तुम अपने उस्ताद वाटसुरोकी की धौंस न जमाओ। तुम्हारी बर्तरी इसलिए कायम रहती है कि तुम जिम्नास्टिक के करतब जानती हो, छलावे की तरह इधर से उधर हो जाती हो। पोमी ने कहा, किसी भी लड़ने वाले की एक खुसूसियत होती है, कोई तुम्हारे जैसा ताकत में बरतर होता है, कोई दाव पेच से बाजी ले जाता है। मैं जिस तरह बाजी ले जाती हूं, यह रफ्ता रफ्ता तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुम अभी समझा दो। पोमी ने कहा, समझाने से खरदिमाग लोगों की समझ में बात नहीं आती, फिर भी राज की बात बता रही हूं। फरहाद और उसकी साथी औरतों की कामयाबी का राज उनकी हाजिर दिमागी में है और हाजिर दिमागी उस वक्त कायम रहती है जब इंसान गुस्से पर काबू पाना सीख ले, और तुम शायद ये कभी ना कर सको। वो गुस्से से गरज कर बोला, तुम मुझे खरदिमाग समझती हो? देखो, मैंने गुस्सा दिलाया और तुम्हें गुस्सा आ गया, यही इंसानी कमजोरी है। मुझे बुजुर्गों की तरह समझाने की कोशिश ना करो, मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं। उसकी बात खत्म होते ही जैसे आसमान से कोई कूद पड़ा हो, वैसे एक दरख्त से किसी ने छलांग लगाई। वो स्याली बातें में था। इसके साथ ही कई स्यापोश नजर आए। वो सब अपने अपने हाथ में हथौड़ा लिए हुए थे और बलाए नागहानी की तरह हमले कर रहे थे। मुझे पौमी की फिक्र नहीं थी, वो जिम्नास्टिक का मुजाहरा कर रही थी। हप हप की आवाज के साथ हथौड़ा ग्रुप के काबू में नहीं आ रही थी। कई हथौड़ा बरदारों ने कामयाबी से हमला किया, मगर हर हमले पर नाकामी का मुंह देखना पड़ता। वो हैरान थे, परेशान थे कि किस बिजली पर हमला कर रहे हैं। वो एक पल में इधर होती, दूसरे पल में उधर चली जाती। गीले साबुन को पकड़ा जा सकता था, मगर उसे एक साथ के लिए भी गिरफ्त में लेना मुमकिन न था। मैंने सुलेमान जोगू की खबर ली। वो फुर्तेला नहीं था। उसके सर पर और जिस्म के कई हिस्सों पर वक्तन फवक्तन हथौड़े बरसते थे, मगर वो जीदार था। ऐसे जवाबी हमले करता कि हथौड़ा बरदार उसका एक हाथ खाने के बाद दोबारा जमीन से उठने के काबिल नहीं रहता था।
हथौड़ा ग्रुप के अफराद ऊंचे दरख्तों की ऊंची शाखों से छलांगे लगाते थे, पलक झपकते ही आते थे और हमला करके फिजा में छलांगे लगाते हुए किसी दूसरे दरख्त की शाखों पर पहुंच जाते थे। वो आदमी बेजार परिंदे नहीं थे कि उड़ते हुए नीचे आते और उन्हें चौंचे मारकर दूसरे दरख्तों पर पहुंच जाते। पौमी ने समझ लिया वो स्प्रिंग वाले जूते पहने हुए थे। ऊपर से जमीन पर आते, फिर आप उछलते हुए दूसरे दरख्त पर पहुंच जाते। सियालीबास में चमगादड़ जैसे लग रहे थे। वो तादाद में 6 होंगे। एक छलावी की तरह इधर से आते थे और उधर निकल जाते थे। उनके हमलों से बचना तकरीबन नामुमकिन था। सुलेमान जोगू को यकीन हो गया कि यहां पौमी का काम तमाम हो जाएगा। इस मैदान जंग में जिम्नास्टिक के कमालात दिखाए नहीं जा सकते थे। वो मार खाता जा रहा था और बचाव करता जा रहा था, मगर पौमी कहाँ है? वो कहीं भागकर नहीं जा सकती थी। सुलेमान ने अपना बचाव करते हुए देखा तो दिल धक से रह गया। वो जमीन पर गिर पड़ी थी। जाहिर है थोड़े खाने के बाद कौन जिंदा रह सकता है, मगर उसकी मौत से सुलेमान जोगू के 40,000 डूब रहे थे। अगर वो पौमी को जिंदा मास्टर नोकू तक ना पहुंचाता तो उसे $1 भी ना मिलता। वो गुस्से से चीख चीख कर हमला करने वालों को गालियां देने लगा। उसी वक्त पौमी की आवाज सुनाई दी, क्यों हलक फाड़े हो, जमीन पर क्यों नहीं लेट जाते? उसने हैरानी और बेयकीनी से पौमी को देखा। उसी वक्त एक हथौड़ा पड़ा। वो चीख मारकर जमीन पर चारों शाने चित हो गया। उसे आसमान और ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे। हमलावर बुलंदी से आ रहे थे, मगर अब हमला करने के लिए उन्हें जमीन की तरफ झुकना पड़ता। पाँव में स्प्रिंग वाले जूते थे, झुकने से तवाजुन बिगड़ जाता था। वो जमीन पर कदम नहीं जमा सकते थे। जूते उन्हें उछालते रहते थे। उन्होंने हमला करने का एक ही अंदाज सीखा था, ऊपर से आना और हथौड़ा मारते हुए किसी दरख्त पर पहुंच जाना। अब वो ऐसा नहीं कर रहे थे। सुलेमान जोगू चारों शाने चित पड़ा हुआ आंखें फाड़ फाड़ कर सोच रहा था, ये कमबख्त वाकई हाजिर दिमाग है। बचाव की इतनी सी तदबीर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? उनसे कुछ फासले पर हमला करने वाले नजर आ रहे थे। वो अब उछलते हुए दरख्तों पर नहीं जा रहे थे। जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता यूं उछल रहे थे जैसे कदम जमाने की कोशिश कर रहे हों। यह मुमकिन न था कि पांव के नीचे स्प्रिंग हो और वो पल भर को कहीं खड़े रह सकें। वह मुख्तलिफ दरख्तों का सहारा ले रहे थे, उन्हें पकड़कर एक जगह ठहर रहे थे और जूतों के तले से स्प्रिंग खींचकर अलहदा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वो सब कदम जमाए खड़े थे। पौमी ने लेटे ही लेटे करवटें बदलकर चारों तरफ देखा। आसमानी बला बनकर हमला करने वाले जमीन पर लड़ने आ रहे थे। सुलेमान जोगू उठकर खड़ा हो गया। उसके सर पर और बदन के कितने हिस्सों पर हथौड़े पड़ते रहे थे। जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। वो दांत पीसकर घूंसा दिखाते हुए बोला, आओ, तुम सबकी मौत मेरे हाथों से होगी। जब वो करीब आकर कुछ फासले पर ठहर गए तो पौमी ने हप हप की आवाज निकालते हुए लेटे ही लेटे उछलकर कलाबाजी खाई। फिर जमीन पर दोनों पांव जमाकर खड़ी हो गई। सुलेमान जोगू ने कहा, ए हप हप वाली, खबरदार किसी को हाथ न लगाना। तुम्हें तो एक हथौड़ा भी नहीं पड़ा। मैं एक हथौड़े के बदले इन्हें मौत का मजा चखाऊंगा। फिर जंग शुरू हो गई। दो हमलावर छलांगे लगाते हुए पौमी की तरफ आए। वो जिम्नास्टिक का मुजाहरा करती हुई दूसरी तरफ गई। फिर बोली, लड़की पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? उधर जाओ और उस पहलवान से लड़ो। वो पहलवान बिल्कुल पहाड़ था, लड़ना भी खूब जानता था। उससे टकराने वालों को दिन में तारे नजर आ रहे थे। पौमी को हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमलावरों ने जब सुलेमान जोगू को चट्टान की तरह मजबूत पाया तो पौमी को छोड़कर सब उसी पर पल पड़े। मैंने वारसू रोकी को देखा। वह दूर एक दरख्त से टेक लगाए खड़ा था। उसकी सोच कह रही थी, जब पौमी आराम से है तो मुझे भी आराम करना चाहिए। मैं दिमागी तौर पर सोनिया के पास हाजिर हो गया। वो कार ड्राइव कर रही थी। हम एक बहुत बड़ी शाहराह से गुजर रहे थे। मैं उसे पौमी के हालात बताने लगा। वो सुनकर खुश हो रही थी। कहने लगी, वो सचमुच एक स्मार्ट फाइटर है, बहुत अच्छी जा रही है। तुम क्या तवक्को करती हो? वो जहां जा रही है वहां द किलर से सामना हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी। ज्यादा चांस किस बात का है? हो सकता है उन्होंने द किलर को ऐसे छुपा दिया हो जैसे दफन कर दिया हो। यूं तो उसे मंजराम पर नहीं लाएंगे, मगर किसी खास मौके पर जरूर लाएंगे। खास मौका यह भी हो सकता है कि पौमी ने उसका सर ले जाने के लिए चैलेंज किया था। वो उसकी तलाश में मिस्टर नोकू तक पहुंच रही है। शायद उसके चैलेंज को पूरा करने का मौका दिया जाए। वो पुरस्कार शख्स यकीनन इस मौके से फायदा उठाएगा। अगर वह पौमी को और सुलेमान जोगू को बैक वक्त द किलर के हाथों कत्ल करा दे तो उसके तमाम मुखालफिन पर दहशत तारी होगी। फिर कोई उसका सर ले जाने के सिलसिले में चैलेंज नहीं करेगा। हम दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहे। कार तेज रफ्तारी से रास्ता तय करती रही। फिर सोनिया ने कहा, फरहाद, प्यास लग रही है, थर्मस निकालो। मैंने पिछली सीट की तरफ हाथ बढ़ाकर छोटे से थर्मस को उठाया। उसी वक्त डैशबोर्ड पर इशारा मौसूल होने लगा। मैंने थर्मस खोलकर सोनिया की तरफ बढ़ाया। फिर ट्रांसमीटर को ऑपरेट करते हुए कोड वर्ड्स दोहराई। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, हेलो फरहाद, मेरी आवाज कैसी है? मैंने ताज्जुब से सोनिया की तरफ देखा। हम समझ रहे थे कि रेड पावर का बॉस हमसे मुखातिब है। मैंने कहा, तुम्हारी आवाज में मिठास भी है और पत्थर जैसी सख्ती भी। दूसरी तरफ से कहा गया, ऐसे नहीं, मेरे दिमाग में पहुंच कर देखो। सोनिया ने फौरन ही कहा, मिस्टर बॉस फॉर रेड पावर, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं डमी सोनिया हूं और ये हडसन डमी में काकस है। दूसरी तरफ से कहा गया, सोनिया, हम मानते हैं तुम बेहद चालाक हो, कितनी जल्दी बात बदल रही हो। ये जानते हुए भी कि मैं रेड पावर का बॉस नहीं हूं, तुम साबित करना चाहती हो कि मुझे बॉस समझ रही हो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा ना, मेरे दिमाग में आओ और मालूम कर लो।
मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पास ये सलाहियत होती तो तुम्हारा कच्चा चट्टा मालूम कर लेता। वैसे यकीन हो गया है तुम बॉस नहीं हो। बताओ कौन हो और क्या चाहते हो। मैं कह चुका हूं मेरे मुताल्लिक मालूमात हासिल करना निहायत आसान है, दिमाग में चले आओ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता। मिस्टर फरहाद, जब तुम और सोनिया कार में बैठ रहे थे तो इस गाड़ी की अच्छी तरह चेकिंग की गई थी कि खुफिया टाइम बॉम्ब वगैरह छुपा कर न रखा गया हो। लेकिन चेकिंग करने वालों में मेरा एक अपना आदमी था। मैंने और सोनिया ने परेशान होकर देखा। सोनिया ने फौरन ही ब्रेक लगाकर कार को सड़क के किनारे रोक दिया। दूसरी तरफ से कहा गया, मैंने गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी है। यकीनन तुम दोनों परेशान हो गए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी कार में कोई टाइम बॉम्ब नहीं है, कुछ और है। मैंने पूछा क्या है। मैं कितनी बार कहूं कि सवाल ना करो, दिमाग में आकर जवाब मालूम करो। वो हर तरह से मुझे घेर कर ख्याल ख्वानी पर मजबूर करना चाहता था ताकि मेरे फरहाद होने की तस्दीक हो जाए। बज़ाहिर वो बड़ी फराख दिली से मुझे अपने दिमाग में आने की दावत दे रहा था, लेकिन इस दावत के पीछे एक चैलेंज था। मेरी सोच की लहरें उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकती थी। वो यकीनन योगा का माहिर होगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं जानता हूं तुम बला के जिद्दी हो, कभी खुद को फरहाद नहीं कहोगे। चलो मैं तस्लीम करता हूं तुम हडसन हो और तुम्हारे साथ मिस मैरी है। एक बात का जवाब चाहता हूं। जरा खामोशी रही, फिर उसने सवाल किया, मिस मैरी और हडसन, क्या तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मैंने कहा, यह पूछने की जरूरत नहीं, हम हमेशा साथ रहते हैं। क्या इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं होता। होता है। मेरा सवाल कुछ और है। तुम मैरी को क्या कहकर मुखातिब करते हो। क्योंकि मोहब्बत से मुखातिब करने का अंदाज कुछ और होता है, उसी तरह मिस मैरी तुम्हें किस अंदाज से मुखातिब करती है। मुझे मैरी का नाम पसंद है, इसलिए मैं इसे मैरी कहता हूं। सोनिया ने कहा, मोहब्बत जिससे होती है उसका नाम दुनिया में सबसे प्यारा लगता है, इसीलिए मैं अपने महबूब को हडसन कहती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम दोनों इस वक्त कार में तनहा सफर करते आ रहे हो, तीसरा कोई मौजूद नहीं। तुमने एक दूसरे को महबूबाना अंदाज में मुखातिब नहीं किया। मिस्टर, तुमने मिस को मैरी नहीं कहा और मिस ने तुम्हें हडसन कहकर मुखातिब नहीं किया। मैंने और सोनिया ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। वो कह रहा था, इस कार में बैठकर यहां तक आने के दौरान सोनिया ने तुम्हें फरहाद कहकर मुखातिब किया है और तुमने इसे सोनिया कहा है। क्या यह झूठ है। यह सच था। हम दोनों कार में तनहा थे, कोई तीसरा नहीं था, किसी बात का अंदेशा नहीं था, इसलिए हमने बड़े इत्मीनान से एक दूसरे को फरहाद और सोनिया कहकर मुखातिब किया। इसका मतलब यही हो सकता है कि हमारी कार के अंदर कोई सुराग सा आला छुपा कर रखा गया था। मैंने कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी बात समझ में आ गई। हमारी कार को जब चेक किया जा रहा था तो चेक करने वालों में तुम्हारा आदमी था। उसने यहाँ कोई खुफिया ट्रांसमीटर रखा हुआ है। खूब समझे बिरादर। अपनी कार की छत को देखो, जहां छोटी सी लाइट है, उस लाइट का कवर खोलोगे तो छोटा सा ट्रांसमीटर नजर आएगा। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। मैंने और सोनिया ने खामोश नजरों से एक दूसरे को देखा। वो कह रहा था, मैंने तुम्हें अपने दिमाग में आने की दावत दी, मगर तुम फरहाद होने से इनकार करते रहे। यही तासुर देने की कोशिश करते रहे कि ख्याल ख्वानी नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते तो तुम्हें कार में बैठे बैठे पोमी के हालात कैसे मालूम हो गए, और वो हालात तुम सोनिया को कितनी तफसील से सुना रहे थे। बेशक वो हमें बड़ी मजबूती से फांस रहा था, बल्कि हमें फांसने में कामयाब हो चुका था। अचानक मैंने कहका लगाया। दूसरी तरफ से पूछा गया, किस खुशी में हंस रहे हो। मैंने कहा, मैं यहाँ बैठे बैठे अपने तमाम साथियों के मुतालिक मालूमात फराहम कर सकता हूँ, उससे सिर्फ सोनिया को नहीं बल्कि तुम्हें भी सुना सकता हूँ, लेकिन ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता। उसने ताजुब से पूछा, क्या मतलब। मतलब समझने के लिए बहुत बड़ी अकल की जरूरत नहीं है। अगर अभी मेरे दिमाग में फरहाद मौजूद होता तो तुम्हारी आवाज़ सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन जब से तुमने मुखातिब किया है, फरहाद हमारे पास नहीं है, पोमी के पास मसरूफ़ है। वो मेरे दिमाग में आता है और पोमी के ताज़ा तरीन वाक़यात सुनाता है, फिर चला जाता है। जब वो आएगा तो मैं तुम्हारी तसल्ली करा दूंगा। चंद लम्हों तक खामोश रही। दूसरी तरफ चुप लग गई थी। उसने मुझे बेनकाब करने के लिए बड़ा मजबूत जाल बिछाया था, मगर मैंने एक ही झटके में उस जाल को काट दिया था। मैंने कहा, मिस्टर तुम कौन हो, ये फरहाद के आने पर शायद मालूम हो जाए। दो में से कोई एक बात होगी, या तो वो तुम्हारे दिमाग में आसानी से पहुंच जाएगा या तुम्हारे दिमाग के दरवाजे योगा के जरिए बंद होंगे। अब रह गया तुम्हारा यह सवाल कि हमने तन्हाई में एक दूसरे को मैरी और हडसन कहकर मुखातिब क्यों नहीं किया। क्यों हम एक दूसरे को सोनिया और फरहाद कहते रहे। मैंने फिर खामोशी इख्तियार की। इसके बाद कहा, हमने इसलिए ऐसा किया कि हम कार में तन्हा नहीं थे। दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया, क्या तुम्हारी कार में कोई तीसरा मौजूद है। हाँ, वक्फे वक्फे से मौजूद रहता है, फिर चला जाता है, और वो फरहाद है। लिहाजा हमें उसकी मौजूदगी का ख्याल रखते हुए एक दूसरे को सोनिया और फरहाद कहना पड़ता है। उसने सख्ती से ताकीद की है कि हम तन्हाई में भी एक दूसरे को सोनिया और फरहाद कहने की मशकें जारी रखें, ताकि ये हमारी फितरत सानिया बन जाए और दुश्मन का कोई भी नफ्सियाती हमला हम पर असरअंदाज ना हो। हम हर हाल में, हर हालत में एक दूसरे को सोनिया और फरहाद समझकर यही रोल बेख्तियार बेझिझक अदा करते रहें। मैं कैसे यकीन करूं तुम दोनों सोनिया और फरहाद का रोल अदा कर रहे हो, लेकिन मैरी और हडसन की हैसियत से दुनिया वालों के सामने हो। फिर ये रोल अदा करना तो ना हुआ। हमने कब कहा है कि अभी से रोल अदा कर रहे हैं। हम तो मशक़ें कर रहे हैं। सिर्फ शुमाली अमेरिका में 1 दर्जन जवान औरतें और जवान मर्द ऐसे हैं जो फरहाद और सोनिया की जिसामत और कद से मुमासलत रखते हैं। उनके चेहरों पर जरा सी तरमीम के बाद उन्हें सोनिया और फरहाद बनाया जा सकता है। ये सब बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखते हैं।
और हमारी तरह मशकें जारी रखते हैं। किसी वक्त भी कोई भी सोनिया और फरहाद का रोल अदा कर सकता है। अभी हम फरहाद की हदायत पर पौमी की तरफ जा रहे हैं। अब तुम मेरी हदायत पर अमल करोगे और मेरी तरफ आओगे। मैंने कहा, हमारा रास्ता रोककर तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मैं अपना नुकसान और फायदा खूब समझता हूं। तुम दोनों की तस्दीक करूंगा, उसके बाद ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। ये बताओ, तुम इस वक्त कहाँ हो? हम जर्सी सिटी से निकल आए हैं और वाटर ब्यूरी पहुंचने वाले हैं। उसने कहा, वाटर ब्यूरी से आगे अल्बानी शहर है। तुम अल्बानी फ्लाइंग क्लब पहुंच जाओ। हमारा एक हेलीकॉप्टर तुम्हें और मिस मैरी को हमारे पास पहुंचा देगा। सोनिया ने कहा, इस वक्त हम दोनों अपने इख्तियार में नहीं हैं। तुम्हारी हदायत के मुताबिक अल्बानी शहर पहुंचेंगे और फ्लाइंग क्लब भी जाएंगे। इस दौरान फरहाद ने हमसे राब्ता कायम किया तो उसे हमारे मौजूदा हालात का इल्म हो जाएगा। फिर वो खुद ही तुमसे निमट लेगा। मैं भी निमटने वालों से निमटना जानता हूं। फिलहाल तुम्हारे सर के ऊपर जो सुराग रसा अल्लाह रखा हुआ है उसे वहीं रहने दोगे ताकि तुम दोनों की बातें सुनता रहूं। और तुम वक्तन फवक्तन बुलंद आवाज से ये बताते रहो कि किन रास्तों से गुजर रहे हो। हमसे ये बर्दाश्त ना होगा कि हमारे सरों पर एक अनजानी से तलवार लटकती रही। हम अभी उस आले को नोच कर फेंक रहे हैं। तुमने हमारे मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए इतना इंतजामात किए हैं तो यकीनन तुम्हारे आदमी हमारे ताकुब में होंगे। उनके जरिए हमारे रास्तों का इल्म होता रहेगा। वैसे जब हमने कह दिया है कि हम अल्बानी फ्लाइंग क्लब जा रहे हैं तो हम वहीं पहुंचेंगे। मैंने राब्ता खत्म कर दिया। फिर डैशबोर्ड से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकालकर छत पर लगी हुई लाइट के कवर को खोला। वहां एक बल्ब दिखाई दे रहा था। वो खुफिया ट्रांसमीटर नजर नहीं आया। मैंने उससे स्क्रू ड्राइवर के जरिए पूरी लाइट को खोल दिया। तब एक नन्हा सा ट्रांसमीटर नजर आया। मैंने उसे निकाला, फिर उलट पलट कर देखा। इसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। हमारी गाड़ी तेज रफ्तारी से अल्बानी की तरफ जा रही थी। हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारा ताकुब किया जा रहा होगा। हमें तो वहीं जाना था जहां उस अनजाने दुश्मन ने हमें बुलाया था। मैं पौमी के पास पहुंच गया। बड़ी देर हो गई थी। मेरा ख्याल था अगर वो मौजूदा मुसीबत से नहीं निकल पाएगी तो शीबा मुझे तशवीशनाक हालात से मुतला करेगी। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब मैं वहां पहुंचा तो मैदान साफ हो चुका था। जो दुश्मन मुकाबले पर आए थे उनमें से 2 बुरी तरह जख्मी हुए थे, बाकी फरार हो गए। और यह सब सुलेमान जोगू का कमाल था। वो मुसलसल हथौड़े खाने के बाद गुस्से से पागल हो गया था। भागने वालों का तो कुछ ना बिगाड़ सका। जो जख्मी होकर पड़े हुए थे उन्हें मार डालना चाहता था। पोमी ने रोकते हुए कहा, ठहर जाओ, इनसे ये तो मालूम करो आखिर हम पर हमला क्यों कर रहे थे, किसके इशारे पर ऐसा कर रहे थे। वो झुंझलाकर बोला, इनसे पूछने की क्या जरूरत है। मैं यकीन से कहता हूँ ये मिस्टर नोकू का इलाका है और उसी के इशारे पर हमला किया गया है। जो शख्स जख्मी पड़ा हुआ था उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम किसी मिस्टर नोकू को नहीं जानते जो हमारा बॉस है और जिसके इशारे पर हमने ऐसा किया उससे ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम हो सकता है। पौमी ने उसे ट्रांसमीटर ले लिया। अब सुलेमान जोगू उसकी पिटाई करना चाहता था मगर पहला हाथ मारते उसे महसूस हुआ जैसे वो साकित हो गया हो। उसने घूर कर देखा तो ट्रांसमीटर देने वाले का सर एक तरफ ढलक गया था। वो खत्म हो चुका था। ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी। उसके मुताबिक पौमी ने राब्ता कायम किया। दूसरी तरफ से मिस्टर नोकू की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान जोगू ने धारते हुए कहा, यू चीटर, तुम पौमी के साथ मुझे भी हलाक करना चाहते हो। सुलेमान जोगू, गुस्से में आदमी किसी काम का नहीं रहता, लिहाजा ठंडे दिल से बात करो वरना ट्रांसमीटर से दूर चले जाओ। पौमी ने कहा, सुलेमान बेहतर यही है तुम दूर हो जाओ या मैं दूर चली जाती हूँ। जरा मालूम तो करने दो आखिर ये मिस्टर नोकू चाहते क्या हैं। नोकू ने कहा, तुम द किलर का सर हासिल करना चाहती हो इसलिए तुम्हें बुलाया और ये कोई धोखा नहीं। द किलर मेरे पास मौजूद है और ये तुमसे बातें कर रहा है। थोड़ी देर बाद ही एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस पौमी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरा सर तुम्हारे काम आएगा, बशर्ते कि तुम काम ना आ जाओ। पौमी ने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम द किलर हो। टेलीपैथी के जरिए यकीन कर सकती हो। मैंने अपने दिमाग के दरवाजे खोल दिए हैं। फरहाद से कहो मेरे पास आ जाए। पौमी ने चंद लम्हे तक सोचने के बाद बुलंद आवाज से पूछा, फरहाद क्या तुम मेरे पास मौजूद हो। शीबा ने चुपके से कहा, मैं तुम्हारे पास हूं मगर तुम यही तासुर दो कि फरहाद मौजूद हैं। मैं अभी उसके दिमाग में जाऊंगी। पौमी ने कहा, द किलर, फरहाद तुम्हारे दिमाग में पहुंचने वाले हैं। द किलर ने कहा, जब यकीन हो जाए कि मैं वही हूं जिसकी तुम्हें तलाश है तो तुम 1000 खतरात से गुजर कर भी मेरे पास आओगी। ये जो चमगादड़ ने तुम पर हमला करी थी ये कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें और कितने सख्त मराहिल से गुजरना पड़े। मेरा सर इतना सस्ता नहीं है, उसकी कीमत है तुम्हारी जिंदगी। गोया ये खुलकर एतराफ कर लिया गया था कि पौमी को किसी तरह भी जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाएगा और वो अच्छी तरह समझते थे कि द किलर की आवाज़ सुनाने के बाद पौमी वाकई जान हथेली पर रखकर जाएगी। मैंने उसके एक फिक्रे पर गौर किया। उसने अभी कहा था दिमाग के दरवाजे खुले हुए हैं, मैं आ सकता हूँ। गोया वो दरवाजे बंद भी कर सकता था। अब द किलर के पीछे जो भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होगा वो योगा सिस्टम से काम लेने वाला था। द किलर के लिए योगा सिस्टम यही हो सकता था कि जिस तरह योगा के माहिर सांस रोककर टेलीपैथी की लहरों को रोक देते हैं उसी तरह द किलर के दिमाग का कंप्यूटर ऑफ करने के बाद हमारे लिए उसके दिमाग का रास्ता बंद हो जाता। पहले शीबा उसके दिमाग में पहुंची, उसके पीछे मैं गया। उस वक्त वो डाइनिंग टेबल पर बैठा एक बकरे की पूरी रान हाथ में उठाए उसे दांतों से काट काट कर खा रहा था।
मेज पर और तरह तरह के खाने चुने हुए थे। मेज के दूसरी तरफ एक शख्स बैठा हुआ ट्रांसमीटर के जरिए हंसते हुए कह रहा था, अच्छा तो मिस्टर फरहाद, तुम द किलर के दिमाग में आ गए हो। थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गया। द किलर सामने बैठा हुआ चुपचाप खाने में मसरूफ था और उसकी जगह वो शख्स बोल रहा था जो सामने ट्रांसमीटर लिए बैठा था। फिर उसने वजाहत की, मैं द किलर के दिमाग को कंट्रोल करता हूं। अगर तुम मेरे जरिए देख सको तो सामने मेज पर सिर्फ एक ट्रांसमीटर नहीं बल्कि कंप्यूटर सेट रखा हुआ है। इसके जरिए मैं जब चाहूं द किलर के दिमाग में पहुंच जाऊं। मैं जानता था जब भी तुम ख्याल खुआनी की परवाज करोगे तो सीधे मेरे पास पहुंचोगे। मैंने कहा, अब मैं समझ रहा हूं, यानी द किलर का वजूद दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। मतलब ये कि एक द किलर वो है जो जिस्मानी एतबार से पहाड़ जैसा मजबूत है और दूसरा वो है जो जुबान से बोलता है, अमल करता है। और द किलर ठीक उसकी रफ्तार और गुफ्तार के मुताबिक हरकतें करता है। ठीक समझ रहे हो? आधा द किलर मैं हूं जिससे अभी मुखातिब हो, आधा वो है जो सामने बैठा खाने में मसरूफ है। लेकिन जब ये उठेगा और अपने दुश्मन की गर्दन तक इसका हाथ जाएगा तो फिर इसकी गर्दन कोई नहीं छुड़ा सकेगा। मौत के बाद खुद ब खुद निजात मिल जाएगी। तुम योगा के माहिर हो, अपनी सांस रोकोगे तो तुम्हारे और द किलर के दिमाग का दरवाजा बंद हो जाएगा और हम बाहर हो जाएंगे। मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया कि तुम मेरे तरीक़ेकार को अच्छी तरह समझ लो और इस खुश फहमी से बाज रहो कि पहले की तरह जब चाहोगे द किलर के दिमाग में पहुंच जाओगे। अब ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं रहा। मैंने पूछा, मिस्टर, क्या पोमी तुम्हारे पास आ रही है? वो हंसते हुए बोला, सिर्फ मिस्टर क्यों कहते हो? मैंने कहा, मिस्टर नोकू, ये हुई ना बात। अब पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि द किलर मेरे कंट्रोल में है और ये मेरे किले में महफूज है। यह किला इतना मजबूत है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई यहां नहीं पहुंच सकेगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, पोमी तुम्हारी इजाजत से ही पहुंच रही है, यही तुम पर बुरा वक्त लाएगी। शिबा पोमी के पास आकर उसे मिस्टर नोकू और द किलर के मुतल्लिक बता रही थी। मैं दिमागी तौर पर कार में हाजिर हुआ, फिर सोच के जरिए सोनिया को उनके मुतल्लिक बताने लगा। मैंने इंकशाफ किया जो शख्स अपनी कार में ट्रांसमीटर के जरिए हमसे मुखातिब हो रहा था वो मिस्टर नोकू ही था। मैंने अभी उसकी आवाज़ और लबो लहजे से मालूम किया है। सोनिया ने कहा, इसका मतलब है हम वहीं जा रहे हैं जहां पोमी पहुंचने वाली है। बज़ाहिर तो यही मालूम हो रहा है। अब देखें उसके किले में पोमी पहुंचेगी या हमें कहीं और पहुंचाया जाएगा। डैशबोर्ड के ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल होने लगा। मैंने उसे ऑन किया तो मिस्टर नोकू की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस्टर हडसन, क्या तुम्हारा राब्ता फरहाद से कायम हुआ? इस वक्त फरहाद साहब मेरे दिमाग में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम वही मिस्टर नोकू हो जिसके पास पोमी जा रही है। मैं तुम्हारे जरिए फरहाद से पूछ रहा हूँ कि वह अचानक मेरे दिमाग से क्यों चला गया। मैंने कहा, मैं फरहाद और हडसन की जुबान से बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से वापस चलाया। कोई ज़रूरी बात रह गई हो तो कह सकते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम एक आदमी हो, टेलीपैथी के जरिए बैक वक्त अपने कितने साथियों की हिफाजत कर सकते हो? वो कहते कहते चौंक गया। मैंने फौरन उसके दिमाग में छलांग लगाई। दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो कह रहा था, अरे तुम तो बात करते करते एकदम से मेरे दिमाग में आना चाहते हो, चलो मैं इजाज़त दे रहा हूँ। उसी लम्हे शिबा की आवाज़ सुनाई दी। वह फरहाद बनकर कह रही थी, मैं ज़रा पोमी के पास ज़रूरी काम से चला गया था। मिस्टर नोकू ने हैरानी से कहा, पोमी के पास? मगर तुम अभी हडसन के पास थे। मामला अचानक ही बिगड़ गया। मैं इस बिगड़ी को बना सकता था और इसके जवाब में कह सकता था, सॉरी मैंने भूल कर पोमी कह दिया। हालांकि मुझे हडसन कहना चाहिए था लेकिन मैं ये ना कह सका। फौरन ही ये ख्याल आया कि मैं जवाबन कुछ कहूंगा और उसी वक्त शिबा बोल पड़ेगी तो दिमाग में बैक वक्त दो सोच की लहरें उभरेंगी। इस तरह मामला कुछ और बिगड़ जाएगा। लेकिन शिबा ने इतने अरसे तक बाबा साहब के इदारे में रहकर अच्छी खासी हाजिर दिमागी की मशकें जारी रखी थी और अमली तौर पर भी इसका मुजाहरा करने लगी थी। उसने कुछ कहने की बजाय फौरन मेरे दिमाग में छलांग लगाई। मैंने उसे महसूस किया तो उसे सुनाने के लिए मिस्टर नोकू से कहा, और सॉरी, मैं एक एक पल में जगह बदलता हूँ, कभी पोमी के पास और कभी हडसन के पास जाता हूँ, इसलिए मेरी जुबान से पोमी का नाम निकल गया, हालांकि मैं हडसन के पास से आ रहा हूँ। वो उसके दिमाग से निकल आई थी। मैं उसे मुसलसल अपने दिमाग में महसूस कर रहा था मगर अनजान बना हुआ था। मिस्टर नोकू ने कहा, मिस्टर फरहाद, मैं मैरी और हडसन को अपने पास बुला रहा हूँ। तुम्हें एतराज़ है तो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करो। मैं फजूल कोशिशों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। पता नहीं तुम इन्हें क्यों बुला रहे हो, इनसे क्या चाहते हो? अगर मैं इन्हें नुकसान पहुंचता देखूंगा तो जवाबी कार्रवाई करूंगा। फिलहाल जा रहा हूं। मैं उसके दिमाग से जैसे निकला, शिबा ने इत्मीनान के गहरी सांस लेकर कहा, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम फौरन ही संभल गई। तुमने बड़ी हाजिर दिमागी से काम लिया। मैं थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर रहूंगी। मेरी मामा मुझे मुखातिब कर रही हैं। वो चली गई। मैंने पोमी के पास पहुंचकर देखा, वो एक खच्चर पर बैठी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। सुलेमान जोगू से आगे एक खच्चर पर जा रहा था। वाटसू रोकी उनसे बहुत पीछे था। मैंने पोमी को मिस्टर नोकू से होने वाली गुफ्तगू के मुतल्लिक बताया। उसने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं सोनिया के साथ हूँ, तुमसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मैं ये नहीं पूछूंगी कहाँ और किस रूप में हो। बाज़ औक़ात दुश्मन अज़ियतें पहुँचाकर और कभी तनवीमी अमल के जरिए हमारे दिमाग से बहुत सी बातें मालूम कर लेते हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे मुतल्लिक दुश्मनों को कुछ भी मालूम हो सके। सोनिया ने मुझे मुखातिब किया। मैं पोमी के पास से चला आया। वह मुझे मुखातिब करने के बाद खामोश हो गई। मैं उसकी खामोशी का मतलब समझ गया और ख्याल खुआनी के जरिए उसके पास पहुंच गया। फिर मैंने पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ, तुमने वो नन्हा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया, हो सकता है
कोई और ट्रांसमीटर इसी कार में किसी और जगह छुपा कर रखा गया हो और मिस्टर नोकू ने हमें ना बताया हो। ये हो सकता है। हमें कोई भी अहम गुफ्तगू ख्याल खुमानी के जरिए करना चाहिए। मुझे अपने अंदर शैतान की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था यही मुनासिब है। हर इंसान के अंदर दो तरह की सोचें होती हैं, एक मस्बत, दूसरी मनफी सोच। हम मनफी ख्यालात को शैतान के ख्यालात भी कह सकती हैं। वैसे बाज़ हालात में एक मनफी सोच भी मस्बत से ज़्यादा कारआमद होती है। मसलन एक चाकू जो हमें हलाक कर सकता है, वही चाकू हाथ आ जाए तो हमारा बचाव भी कर सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, शैतान हमारे आपके पास अपने वजूद के साथ नहीं आता, अपने ख्यालात के साथ आता है। फिर अपने ख्यालात हमारे दिमागों में नक्श करके दूर से तमाशा देखता है। मैंने सोनिया से कहा, हम मिस्टर नोकू से बात छुपाने के लिए ख्याल ख्वानी का सहारा ले रहे हैं, मगर ये कमबख्त शैतान हमारे दरमियान मौजूद है। वो बोला, मुझे कमबख्त न कहो, मैं बुलंद बख्त भी साबित हो सकता हूँ। अब वो सोनिया के अंदर पहुंचकर बोल रहा था, क्योंकि मैं भी सोनिया के दिमाग में था। इस तरह हम तीनों खामोश रहकर गुफ्तगू कर सकते थे और एक दूसरे की सुन सकते थे। सोनिया ने उससे पूछा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? वो मासूमियत से बोला, मैंने क्या हरकत की? मैं तो तुम्हारे खिलाफ कुछ करने के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता। तुम शीबा की मामा को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। तौबा तौबा, मैं भला क्यों भड़काऊंगा? वो तो उसके दिल में मजहबी जज्बा पैदा हो रहा है, अपनी कौम के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। मैं किसी के जज्बे और किसी की मोहब्बत को कैसे रोक सकता हूँ? तुम चाहो तो ऐसे जज्बात से उसे रोक सकते हो, हमारी दोस्ती की अहमियत जता सकते हो, मगर तुमने कभी मस्बत कदम उठाया ही नहीं, फिर ये कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, थोड़ी देर पहले शीबा ये कहकर गई है कि उसकी मामा बुला रही हैं, क्या कोई यह बात है? वो हंसते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए वहां पहुंचकर खुद मालूम कर सकते हो। जब तुम बताने वाले आ गए हो तो मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? शैतान ने कहा, बात असल में यह है कि शीबा की मामा थोड़ी देर पहले रोते रोते बेहोश हो गई थी। मैंने और सोनिया ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं, आज हफ्ते का 7वां दिन है। यहूदी 7वें दिन को सबात कहती हैं। उस दिन वो सीना गोज में जाकर इबादत करते हैं। मामा जिद करने लगी थी कि उन्हें इदारे से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। वो चुपचाप पेरिस पहुंचेंगी, एक सीना गोज में इबादत करेंगी, रात होने तक वापस आ जाएंगी। शेख अल फारस ने उन्हें समझाया, मगर वह समझने के बजाय रोते रोते बेहोश हो गई। मैंने कहा, वक्त ज़ाया करने से बेहतर है सीधी तरह बता दो, क्या चक्कर चला रहे हो? मैं क्या चक्कर चलाऊंगा? ये तो एक मोटी सी अकल रखने वाले भी सोच सकती हैं। अगर किसी को छुपा कर रखा जाए तो उससे ताल्लुक रखने वाले उसे जरूर तलाश करेंगे। सोनिया ने पूछा, तुम ये कहना चाहते हो कि शीबा और उसकी मामा को तलाश किया जा रहा है? बेशक, शीबा की सिर्फ एक माँ नहीं है। तिल अबैब में उसका एक मामू भी है जिसका नाम हर्जल मामून है, और वह इसराइली हाई कमान का एक आला अफसर है। शीबा के एक नाना है जिसका नाम नोबल मामून है। वह इसराइल में बहुत बड़ा सौदागर तस्लीम किया जाता है, बहुत ही मक्कार बिजनेसमैन है। वो अपनी दौलत के बल पर अपनी बेटी मोरिया यानी शीबा की मामा को ढूंढ निकालने का अज़म कर चुका है। असफंदियार ने मर्चेंट नोबल मामून यानी शीबा के नाना से कहा है कि शीबा और उसकी मम्मा बाबा साहब के इदारे में हो सकती हैं, लिहाजा उस इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें तलाश करने के लिए एक सर्च वारंट हासिल किया जाए। गोया तुमने बड़ी दूर तक शैतानी जाल फैला दिया है। मैं तो खामखा बदनाम होता हूँ, अगर मैं दुश्मन होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? यही तुम्हारी खूबी है, तुम दोस्तों और दुश्मनों में यकसा मुकाम हासिल कर लेते हो। सोनिया ने पूछा, ये बताओ अभी क्यों आए हो? मैं मशवरा देने आया हूँ। अपना ज्यादा वक्त और ज्यादा तवज्जो शीबा और उसकी मामा की तरफ सरफ करो। तुम चाहते हो हम पोमी को खतरात से गुजरते देखें और उसे नजरअंदाज कर दें। पोमी ज़हीन है, दलेर है, वो मुश्किलात को आसान बनाना जानती है, मगर शीबा अमली मैदान में कच्ची है। वो अपनी मामा को नहीं संभाल सकेगी, फिर बैरूनी हमले हो रहे हैं। हर्जल मामून अपनी हुकूमत की तरफ से बड़े ज़राए इख्तियार कर रहा है। असफंदियार उनके साथ है और शीबा का नाना अपनी दौलत पानी की तरह बहा देने पर आमादा है। वो हर हाल में माँ बेटी को इस इदारे से निकाल लाएंगे। हम सोच में पड़ गए। शैतान ने कहा, शीबा की मामा मोरिया के चले जाने से तुम लोगों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन शीबा चली गई तो टेलीपैथी की एक कुव्वत मुखालिफ महाज पर होगी। वह दुरुस्त कह रहा था, अगरचे शीबा दिमागी तौर पर जरा कमजोर थी, हमारे मुखालिफ महाज पर पहुंचकर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कमजोर न रहता। उसने बाबा साहब के इदारे में रहकर दिमागी तवानाई हासिल करने का नुस्खा समझ लिया था और वो उस पर अमल भी करती। अब वो पहले जैसी शीबा नहीं रही थी, उसकी सेहत अच्छी हो गई थी, इसलिए हम शीबा को किसी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सोनिया ने कहा, बड़ी मुश्किल है, हम पोमी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर हमें दिमागी तौर पर हाजिर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम मिस्टर नोकू के बुलावे पर जा रही हैं। मैंने कहा, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हमें मिस्टर नोकू की तरफ नहीं जाना चाहिए, रास्ता बदल देना चाहिए। सोनिया ने अकबनुमा आईने में देखते हुए कहा, उसके आदमी हमारा ताकुब कर रहे होंगे, हम उन्हें डॉज देकर निकल सकती हैं। शैतान ने कहा, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। तुमसे मशवरा किसने मांगा है? मैं मादाम को आंटी कहता हूँ, उनकी भलाई चाहता हूँ, इसलिए ज़रूर कहूँगा कि मिस्टर नोकू से सामना करना चाहिए। उसके जरिए एक बहुत ही कीमती हीरा तुम लोगों के हाथ आ सकता है। तुम जानते हो हम कभी हीरे जवाहरात का लालच नहीं करते, वरना हमारे कदमों में दुनिया जहां के खजाने हो सकती हैं। शैतान ने कहा, मैं लालच और खजाने के असूल की बात नहीं कर रहा। वो हीरा यहूदियों के लिए बहुत मुकद्दस है, वो तुम्हारे हाथ में रहेगा तो उनकी एक कमजोरी भी तुम्हारे हाथ में रहेगी। कमबख्त शैतान था, मौके की मुनासबत से भरपूर दलाइल के साथ अपनी बात मनवाता। इस वक्त वो बात हमारे हक में थी। शीबा और उसकी मामा हमारे हाथ से निकलने वाली थी। ऐसे में यहूदियों की एक कमजोरी अपने हाथ में लाजमी थी। इसके बावजूद मैंने कहा, शैतान, हम तेरी बातों में नहीं आएंगे।
सोनिया ने पूछा, बाय द वे, वो हीरा उनके लिए मुकद्दस कैसे हो सकता है? यहूदियों की मजहबी किताब पढ़ोगी तो मेरी बातों पर यकीन आएगा। इतना बता दूं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा की वहदानियत के मुतल्लिक बताया और उसकी इबादत करने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने मुखालफत की। फिर यह मुखालफत बढ़ती गई। उनका मुतालबा था, अगर खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता, और अगर हम खुदा को तस्लीम कर लें तो उसे देखे बगैर किसकी इबादत कर सकती हैं। मुख्तसर यह कि मुखालफत करने वालों ने एक जानवर का बुत तराशा और उसके आगे सजदा करने लगे। उसके आगे जानवरों की कुर्बानियां देने लगे और हीरे जवाहरात के चढ़ावे चढ़ाने लगे। उन्हीं जवाहरात में वो एक हीरा था जो उस बुत की पेशानी पर माथे की बिंदिया की तरह लगा दिया गया था। उस हीरे की शक्ल सूरजमुखी की तरह थी। वो एक नन्हे से बटन की तरह था, मगर उसकी जगमगाहट दूर से देखी जा सकती थी। मैंने कहा, यह पुरानी तारीख है। अब यहूदी किसी जानवरनुमा बुत की परस्तिश नहीं करते, फिर वो हीरा उनके लिए मुकद्दस किस तरह हो सकता है? बेशक वो बुत की परस्तिश नहीं करते, ताहम वो हीरा उनका तारीखी असासा है। ऐसी कीमती और नायाब चीजें जब किसी म्यूजियम में रखी जाती हैं तो उस चीज से ताल्लुक रखने वाली कौम उन पर फख्र करती है। सोनिया ने पूछा, क्या वो नायाब और मुकद्दस हीरा किसी म्यूजियम में रखा हुआ है? रखा हुआ था, अब चुरा लिया गया है। तुम ये कहना चाहते हो कि उस हीरे को मिस्टर नोकू ने किसी म्यूजियम से चुराया है और हम वो हीरा किसी तरह हासिल कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ। यहूदियों का ये तारीखी असासा किसी दूसरे म्यूजियम में कैसे पहुंच गया? वो किसी म्यूजियम में कैसे पहुंच गया, ये एक लंबी कहानी है। बहरहाल, जब यहूदी सदियों पहले अमेरिका में दाखिल हुए और न्यूयॉर्क को अपना मस्कन बनाया तो उसी वक्त किसी दौलतमंद यहूदी ने वो हीरा म्यूजियम में रखवा दिया था। अब जबकि उनकी हुकूमत इसराइल में कायम हो गई है तो वो इस म्यूजियम से हीरे को ले जाकर वहां रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ की हुकूमत इस पर राजी न हुई, लिहाजा उसे चुरा लिया गया। गोया वो मुकद्दस सूरजमुखी यहाँ से स्मगल होकर इसराइल पहुंचेगा। हाँ, यही होने लगा है। उसे कौन यहाँ से ले जा रहा है और किस तरह ले जा रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकता। कुछ मजबूरियां हैं। जब तुम मिस्टर नोकू का सामना करोगे तो बहुत कुछ मालूम होता जाएगा। हमारी कार तेज रफ्तारी से जा रही थी। अचानक ही सोनिया ने ब्रेक लगाई। एक झटके से गाड़ी रुकी। हम दोनों डैशबोर्ड से टकराते टकराते बच गए। एक बड़ा सा ट्रक दूसरे रास्ते से आकर हमारे सामने रुक गया था और इस तरह रुका था कि दाएं बाएं से कार ले जाने का रास्ता नहीं रहा था। शैतान ने कहा, मिस्टर नोकू ने जो रास्ता बताया था तुम उस पर नहीं जा रहे थे, लिहाजा तुम्हें घेरा जा रहा है। मैंने कहा, हम में इतनी समझ है और हम ये भी समझ रहे हैं कि तुमने हमें बातों में लगाए रखा, ना हम रास्ते का ख्याल रख सके और ना ही पौमी की अब तक खबर ले सके। हमारे पीछे दो गाड़ियां आकर रुक गई थी। उनमें से चंद मुसल्लह अफराद उतरकर हमारी तरफ आ रहे थे। वो तादाद में 4 थे। उनके हाथों से हथियार गिराना और उन्हें बेबस कर देना हमारे लिए कोई बात नहीं थी, मगर हमने बेबसी जाहिर की और यह तासुर दिया कि फरहाद हमारे दिमागों में नहीं है। जब हमारे पास आएगा तो मुसल्लह जवानों से निमट लेगा। उन्होंने करीब आकर कहा, चुपचाप इस ट्रक के पिछले हिस्से में बैठ जाओ। उसके पिछले हिस्से से एक कैबन नुमा ट्रेलर बंधा हुआ था। हम उस कैबन में जाकर बैठ गए। वो चारों भी उस कैबन में आ गए। जब वो ट्रेलर चल पड़ा तो एक शख्स ने एक बैग हमारी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेकअप उतारने का सामान रखा हुआ है, अपने हाथों से उतारोगे या हमें तकलीफ दोगे? सोनिया ने कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर मास्क मेकअप को खोला, फिर उसे चेहरे पर से उतार दिया। उन बदमाशों ने खुश होकर देखा। एक ने कहा, वाह, आप तो मादाम सोनिया निकली। इसका मतलब है आपके साथ मिस्टर फरहाद हैं। मैंने अपना मास्क मेकअप उतारते हुए कहा, मैं अपनी पैदाइश के रोज़े अव्वल से मैं काकस हूं और यही रहूंगा। वो मुझे गौर से देखने लगे। मैंने ख्याल खुआनी के जरिए कहा, सोनिया, ये लोग हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा सकते हैं। इस ट्रेलर में बिठाने का मकसद ये हो सकता है कि इस कैबन में हमारी बातें सुनने के लिए वही खुफिया अल्लाह कहीं नस्ब किया होगा और कुछ ऐसे खसूसी इंतजामात किए होंगे कि हमें हर तरह से देख समझ कर परखा जाए और हमारी असलियत मालूम की जाए। वो बोली, इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो, पौमी की खबर लो। मैं दूसरे लम्हे उनके पास पहुंच गया। वो खच्चर पर सफर करते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई थी। उस पहाड़ के सामने एक और पहाड़ की चोटी नजर आ रही थी। दोनों पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 2 मील का फासला था। सामने वाली पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ा किला दिखाई दे रहा था और वो नोकू कैसल था। नोकू कैसल की बुलंदी बता रही थी वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। नीचे सैकड़ों फुट की गहराई थी। एक पहाड़ी से नीचे उतरकर 2 मील चलकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना मुमकिन न था। वो पहाड़ी कुदरती तौर पर ऐसी तराशीदा थी कि शायद कोपेमा ही चढ़ सकते होंगे, लेकिन किले के करीब पहुंचना किसी कोपेमा के बस में नहीं था। वहां चारों तरफ आनी कांटे बिछे हुए थे। फिर दूर ही से मुसल्लह अफराद नजर आ रहे थे। मालूम होता था 24 घंटे किले के चारों तरफ पहरा दिया जाता है। पौमी ने आंखों पर से दूरबीन हटाकर सुलेमान जोगू को दे दी। वो देखने लगा, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। दोनों पहाड़ की चोटियों को बड़े बड़े आहनी तारों से मुंसलिक किया गया था। उन तारों पर हैंगिंग चेयर्स यानी झूलती हुई कुर्सियां दिखाई दे रही थीं। उन कुर्सियों पर बैठकर उस पहाड़ी के किले तक पहुंचा जा सकता था। करीब ही चंद फरलांग के फासले पर एक स्टेशन की छोटी सी इमारत नजर आ रही थी। उस स्टेशन से हैंगिंग चेयर रवाना होती थी और जाने वालों को उस किले तक पहुंचाती थी, मगर वहां तक हर शख्स नहीं जा सकता था। मिस्टर नोकू की इजाजत के बगैर ऐसे जानवरों को भी भेजा नहीं जाता था जिनका गोश्त खाया जाता है। वो दोनों खच्चरों को हाँकते हुए स्टेशन तक पहुंच गए। सुलेमान जोगू ने स्टेशन मास्टर से मुलाकात की, अपना तारुफ कराया और कहा,
मिस्टर नोकू ने उन्हें किले में आने की इजाज़त दी है। स्टेशन मास्टर ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल के दूसरे पहाड़ की चोटी पर जो हैंगिंग चेयर्स स्टेशन था वहां के स्टेशन मास्टर से राब्ता कायम हो गया। उसे सुलेमान जोगू और पोमी के मुतालिक बताया गया। दूसरी तरफ से कहा गया मिस्टर सुलेमान जोगू से कहा जाए कि उनके पास जो ट्रांसमीटर है उसके जरिए मिस्टर नोकू से राब्ता कायम करें। जब हमारे बॉस से हुक्म मिलेगा तो हम यहाँ आने की इजाज़त देंगे। उसके मुताबिक सुलेमान ने ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम किया। मिस्टर नोकू ने खुश होकर कहा, अच्छा तो तुम पोमी के साथ यहाँ तक पहुँच गए हो। बाय द वे मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो ऐसी जगह आ रही है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। सुलेमान ने कहा, यकीन नहीं आ रहा है तो अपने आदमी से कहो पोमी के चेहरे का अच्छी तरह जायजा लें। अगर वो मेकअप में है तो मेकअप उतारने की कोशिश करें। मिस्टर नोकू ने कहा, बसली और मेकअप ज़्यादा चेहरों को समझना बहुत मुश्किल हो गया है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए नकली को भी असली साबित कर दिया जाता है। बहरहाल तुम आ सकते हो। मैं अपने आदमियों को हुक्म देता हूँ, वो तुम दोनों को यहाँ पहुँचा देंगे। राब्ता खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद ही फोन पर इतला मिली कि पोमी और सुलेमान जोगू को हैंगिंग चेयर्स पर किले तक पहुंचा दिया जाए। स्टेशन मास्टर उन्हें उस प्लेटफॉर्म तक ले गया जहां यके बाद दीगरे कुर्सियां कितार से रखी हुई थीं। वो सब मोटे आहनी तार से मुंसलिक थीं। वहां दो तरफा तार थे। एक तार से लटकने वाली कुर्सियां मुसाफिरों को दूसरी पहाड़ी तक ले जाती थीं और दूसरे तार से लटकने वाली कुर्सियां उस किले से आने वालों को यहां तक लाती थीं। उस प्लेटफॉर्म पर दो शख्स और थे। उनमें से एक मशीन ऑपरेटर था। उसने दूसरे शख्स से कहा, इन्हें कुर्सियों पर बैठाओ, मैं मशीन चलाता हूँ। वो प्लेटफॉर्म के पीछे वाले बड़े हॉल में चला गया जहां एक बड़ी सी मशीन नस्ब की गई थी। उस मशीन के ऑन होते ही कुर्सियां खुद ब खुद तार पर झूलती हुई दूसरी तरफ जाने लगती थीं। उधर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए शख्स ने पोमी और सुलेमान से कहा वो अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाएं और सेफ्टी बेल्ट बांध लें। उस कुर्सी के हत्थे पर एक छोटा सा हैंडल था जिसे थामकर कुर्सी की रफ्तार बढ़ाई और घटाई जा सकती थी। पहली कुर्सी पर पोमी को बैठने के लिए कहा गया। सुलेमान जोगू ने कहा, पहले मैं बैठूंगा। उससे शख्स ने कहा, सॉरी मेरे पास अहकामात आए हैं। पहली कुर्सी पर यह लड़की जाएगी, दूसरी पर तुम। उसी वक्त वाटसुरोकी वहां पहुंच गया। उसने कहा, और तीसरी पर मैं जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए शख्स ने कहा, मास्टर के हुक्म के बगैर तुम तो क्या, तुम्हारे सर का बाल भी नहीं जा सकेगा। अपने आसपास देख लो। उसके आसपास अचानक मुसल्ला अफराद पहुंच गई। उन सबके हाथों में स्टेन गन्ने थी। फिर एक मुसल्ला शख्स ने कहा, मिस्टर सुलेमान जोगू, अभी फोन पर बॉस का हुक्म मिला है कि तुम ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू कर सकते हो। सुलेमान ने राब्ता कायम किया। दूसरी तरफ से मिस्टर नोकू की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, सुलेमान, मेरे किले में सिर्फ दो अफराद आएंगे, उनमें पोमी की आमद लाजमी है। दूसरे तुम हो सकते हो या पोमी का उस्ताद मास्टर रोकी। ये तुम दोनों फैसला करो कौन आएगा। सुलेमान जोगू ने झुंझलाकर कहा, मैं आऊंगा। तुमने मुझसे वादा किया कि मेरे आते ही रकम अदा करोगे। मिस्टर नोकू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम यहां तक आने के लिए वाटसुरोकी को हलाक कर दोगे तो मेरा एक और दुश्मन खत्म हो जाएगा। तुम्हारे मुआवजे की रकम और बढ़ जाएगी। अचानक सुलेमान की आंखों में चमक पैदा हुई। वह खूंखार नजरों से वाटसुरोकी को देखने लगा। उससे ट्रांसमीटर से मिस्टर नोकू की आवाज उभर रही थी। वो कहता जा रहा था, अगर वाटसुरोकी ने तुम्हें हलाक कर दिया तो मेरे $40,000 महफूज रहेंगे। मैं उसकी अदायगी से बच जाऊंगा। वो गुस्से से ट्रांसमीटर को देखते हुए बोला, तुम झूठे हो। मेरी रकम बढ़ाते जाते हो, लालच देते जाते हो और मुझसे काम लेते जाते हो। ठीक है, मैं इस बुढ़े जापानी को अभी खत्म कर दूंगा। बोलो मेरी रकम कितनी बढ़ेगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, $10,000। तो फिर पूरे $50,000 तैयार रखो, मैं पोमी को लेकर आ रहा हूँ। वाटसुरोकी जरा फासले पर खड़ा हुआ था। मैं उसे ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू बताता जा रहा था। सुलेमान ने अपना ट्रांसमीटर पास खड़े हुए शख्स को दिया, फिर गुराकर वाटसुरोकी की तरफ पलट गया। रॉकी ने कहा, मैं जानता हूँ 10,000 की रकम बढ़ गई है, मगर तुम्हारी जिंदगी घट सकती है। वह मोहतात अंदाज में पैंतरे बदलता हुआ वाटसुरोकी के सामने आया। रॉकी ने कहा, तुम्हें यकीन है तुम मुझसे मुसाफिया करना चाहते थे। मैंने कहा था मैं अपने मद्दे मुकाबिल से जिंदगी का पहला और आखिरी मुसाफिया करता हूँ, क्या ख्याल है। यह कहते हुए वाटसुरोकी ने अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। सुलेमान ने घूरकर उसके हाथ को देखा, फिर अचानक लात मारी, मगर जहां लात मारी वहां हाथ नहीं था। जब उसकी लात अपनी जगह वापस आई तो वो हाथ अपनी जगह दिखाई दिया। बूढ़े जापानी की यह शरारत गुस्से को भड़काने के लिए काफी थी। उसने भड़क कर यकबारगी हमला किया। वो हमला भी नाकाम हुआ। वाटसुरोकी ने कहा, गर्चे तुम मेरे दुश्मन हो, मगर असूली बात समझाता हूँ। मुझसे लड़ना चाहते हो तो दिमाग को काबू में रखो, गुस्सा थूक दो, वरना एक हमला भी कामयाब नहीं हो सकेगा। सुलेमान जोगू ने उसे सोचती हुई नजरों से देखा। उसका दिमाग समझा रहा था, बूढ़ा बहुत शातिर है, आसानी से काबू में आने वाला नहीं। बहुत सोचकर इस पर हमला करना होगा। ये सोचते उसने अपना एक हाथ बढ़ाया। फिर वो मुसाफिर के लिए नहीं, पंजा लड़ाने के लिए था। वाटसुरोकी ने उसकी एक ख्वाहिश पूरी की, उससे एक हाथ का पंजा मिलाया। उसने दूसरा हाथ भी बढ़ाया। फिर दोनों हाथ के पंजे एक दूसरे से मिल गए। दोनों में जोर आजमाई होने लगी। सुलेमान जोगू ताकत में ज्यादा था, वाटसुरोकी कमाल में ज्यादा था। सुलेमान ने पूरी कुव्वत से उसकी उंगलियों को अपने शिकंजे में लेते हुए कहा, यह फौलादी पंजा है, इससे निकल नहीं पाओगे। बेशक वो फौलादी पंजे थे, उनसे कोई नहीं निकल सकता था। लेकिन वाटसुरोकी ने मुस्कुराते हुए कहा, नन्हे नन्हे बारीक और नरम केचुओं को देखा है। वो सख्त जमीन में सुरंग लगाकर अंदर चले जाते हैं और उसी सुरंग से निकल आते हैं, ये देखो। फिर सुलेमान जोगू ने अपनी पूरी कुव्वतें सर्फ करने के बावजूद देखा, वाटसुरोकी की उंगलियां उसकी आहनी उंगलियों के दरमियान से केचुओं की तरह फिसलती हुई निकल रही थी।
वह पूरी कुव्वत से दबोचे रहना चाहता था लेकिन नाकाम हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसके आहनी शिकंजे से निकला, फिर 2 हाथ उसके मुंह पर पड़े। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया, फिर सर को झटक कर देखा। वाटसू रोकी उसके सामने खड़ा अपने 2 आजाद हाथों को दिखा रहा था। पोमी आराम से कुर्सी पर सेफ्टी बेल्ट बांधे बैठी हुई थी। एक मुसल्ला शख्स ने कहा, हम इंतजार नहीं कर सकते, कुर्सियां यहां से जा रही हैं, एक में पोमी बैठी है, दूसरी खाली जाएगी। तुम में से जो भी इस खाली पर कब्जा जमाएगा वही इस पार किले में जा सकेगा। उसकी बात खत्म होती अचानक गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मशीन चल पड़ी थी। पोमी की कुर्सी ने हरकत की और तार पर झूलते हुए आगे जाने लगी। सुलेमान जोगू दौड़कर खाली कुर्सी की तरफ जाना चाहता था मगर उसकी टांग पर वाटसू रोकी की टांग पड़ी। वो अंधे मुंह गिर पड़ा। दूसरी खाली कुर्सी पोमी से तकरीबन 5 गज के फासले पर थी। पोमी कुर्सी पर बैठी प्लेटफॉर्म से निकलकर पहाड़ी सतह से दूर हो चुकी थी। उसके पांव तले सैकड़ों फुट गहरी खाई थी। वहां इतनी गहराई थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। अगर कुर्सी पर सेफ्टी बेल्ट ना बंधा हो तो कोई भी कमजोर शख्स हवा के तेज झोंके से मौत की अनजानी पस्तियों में पहुंच सकता था। पोमी के पीछे 5 गज के फासले पर जो खाली कुर्सी थी, उस कुर्सी ने भी हरकत की, आगे जाने लगी। वाटसू रोकी तेजी से दौड़ता हुआ कुर्सी की तरफ लपका, मगर उसकी टांग पर सुलेमान जोगू का हाथ पड़ा। रॉकी गिरते गिरते उस खाली कुर्सी से लेपट गया। नतीजा यह हुआ कि वो उस कुर्सी पर घसीटते हुए जाने लगा। सुलेमान जोगू के पास इतना वक्त नहीं था कि वो दौड़ता हुआ कुर्सी से जाकर लिपट जाता या उस पर चढ़ता। उसने उछलकर घसीटने वाले वाटसू रोकी की दोनों टांगों को पकड़ लिया। अब वो भी उसके साथ घसीटता जा रहा था। दोनों प्लेटफॉर्म की हद से निकल गई। पहाड़ी सतह की बुलंदी से निकलते ही अचानक वाटसू रोकी को झटका सा लगा। एक तो उसके अपने वजूद का वजन था, दूसरे सुलेमान जोगू उसकी टांग पकड़कर लटक रहा था। उसने जरा सर झुकाकर देखा। नीचे सैकड़ों फुट की गहराई थी और जोगू उसकी टांगे पकड़कर झूल रहा था। यह सोचना ही हमाकत थी कि कोई सेफ्टी बेल्ट बांधे बगैर फिजा में झूलता हुआ पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है। और कहाँ यह कि वाटसू रोकी कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं था, उससे लिपटा हुआ था और सुलेमान उसकी टांगे पकड़कर लटक रहा था। दोनों ही जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहे थे। इतनी बुलंदी पर हवा साएं साएं करती गुजर रही थी। वाटसू रोकी ने चीखते हुए कहा, सुलेमान, मैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए जा रहा हूं और तुम 50,000 के लिए। मैं चाहूं तो तुम्हें इस कुर्सी तक पहुंचने ना दूं, मगर तुम्हें तौबा का मौका देता हूं। तुमने इस्लाम कबूल किया है, मैं तुम्हें समझाता हूं, लालच से बाज आ जाओ, हम तुम्हें दोस्त बनाकर रखना चाहते हैं। उसकी बातों के दौरान सुलेमान अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठा रहा था। कुर्सी के 4 आहनी पाए 4 आहनी रॉड से मुंसलिक थे। सुलेमान ने अपनी टांगें उनमें से एक रॉड में फंसा ली। यानी अब सिर्फ वाटसू रोकी का सहारा नहीं था, वो रॉड के सहारे भी कुर्सी से उल्टा लटक सकता था, मगर उसने वाटसू रोकी को नहीं छोड़ा। मगर वो कब तक टांगे पकड़कर रह सकता था? असल मकसद तो कुर्सी पर कब्जा जमाना था और कब्जा हासिल करने के लिए वहां तक पहुंचना लाजमी था। उसने एक एक करके उसकी टांगों को छोड़ दिया, कुर्सी को मजबूती से पकड़ लिया। अब कुर्सी के ऊपर वाटसू रोकी था और उसके नीचे रॉड पर सुलेमान जोगू ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। पोमी ने बार बार सर घुमाकर देखा। वो बड़ा ही दम बखुद कर देने वाला मंजर था। 2 इंसान जिंदगी और मौत के लिए हजारों फुट की बुलंदी पर एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहते थे। कुर्सी चाहे जमीन पर हो या खला में, उस पर कब्जा जमाने के लिए 2 कुव्वतें आपस में बरसरे बेकार रहती हैं। सुलेमान जोगू कुर्सी के पायदान की तरफ आ गया, फिर वहां से उनकी दोनों जंजीरों को मजबूती से थाम लिया जो मोटे तार से मुंसलिक थीं और उस तार पर एक आहनी पहिए के जरिए फिसलती जा रही थी। उसके पांव आहनी रॉड पर जमे हुए थे। जबकि उसने सर उठाकर कुर्सी की तरफ देखा तो वहां वाटसू रोकी बैठा हुआ था और कह रहा था, ये ना समझना कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें यहां तक पहुंचने का मौका दे रहा हूं, अब भी लालच से बाज आ जाओ। उसने कहा, मैं तौबा करता हूं, मैं लालच नहीं करूंगा, मुझे कुर्सी पर आने दो। वाटसू रोकी ने एक उंगली का इशारा किया, यानी उसे आने की इजाजत दे दी। कुर्सी एक फर्द के लिए थी। वो पायदान पर आकर खड़ा हो गया। वाटसू रोकी ने पूछा, क्या तुम अब भी 50,000 में पोमी का और मेरा सौदा करोगे? वह जंजीरों को मजबूती से पकड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, बेवकूफ, वो मिस्टर नोकू हमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ सकता है कि मैं उसके काम आ रहा हूं। पोमी को उसके पास पहुंचा रहा हूं और तुम्हारा वो खात्मा करने वाला है। ये कहते उसने अचानक वाटसू रोकी के मुंह पर ठोकर मारी। रोकी का मुंह दूसरी तरफ घूम गया। नीचे, बहुत नीचे, मौत की अनजानी गहराई थी। रोकी ने हिफाजती बेल्ट नहीं बांधी थी, इसलिए ठोकर खाने के बाद आधा नीचे झुक गया। गिरने ही वाला था, लेकिन उसने कुर्सी के निचले रॉड को थाम लिया। दूसरे हाथ से जंजीर को मजबूती से पकड़े हुए था। उस पर पै दर पै सुलेमान जोगू की भारी भरकम लातें पड़ रही थी। हर ठोकर पर यूं लग रहा था जैसे अब तब में वो नीचे गिरने ही वाला हो, जैसे जिंदगी थक गई हो और उसे मौत की गहरी आगोश में पहुंचाना चाहती हो। एक बार अचानक ही उसके हाथ से रॉड छूट गया। यह सुलेमान जोगू के लिए फैसलाकुन मौका था। उसने एक हाथ से जंजीर छोड़ दी, दूसरे हाथ से जंजीर को थामे रहा। फिर आगे बढ़कर उसने वाटसू रोकी के मुंह पर ठोकर मारना चाहिए, मगर रोकी ने अपना सर एक तरफ हटा लिया। उसने इतनी जोर से ठोकर मारना चाहिए थी कि वार खाली जाने पर ऐसा लगा जैसे हाथ से जंजीर छूट गई हो। वाकई उसके हाथ से जंजीर छूट गई थी। वो हमला करने की झोंक में नीचे फिसलने लगा था।
तब पता चला रॉकी के हाथ से रॉड छूटा नहीं था, उसने जानबूझकर छोड़ा था। सुलेमान के आगे चारा डाला था कि वो आगे बढ़कर फैसलाकुन हमला करे, और उसने यही किया। जैसे उसने मुंह पर ठोकर मारना चाहिए, रॉकी ने अपना सर एक तरफ हटाकर उसकी टांग पकड़कर खींच ली। नतीजा ये हुआ कि हाथ से जंजीर छूट गई। वो कुर्सी के पायदान से फिसलता हुआ नीचे जाने लगा, मगर एक टांग रॉकी के हाथ में थी। उसने उस टांग को अपने बगल में दबा लिया था, दूसरे हाथ से जंजीर को थामे हुए था और कुर्सी पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। सुलेमान जोगू किसी भी लम्हे में जिंदगी के हाथों से छूट सकता था, मौत की अंधी आगोश में पहुंच सकता था, क्योंकि वो सीधा लटक रहा था। एक आध बार उसने दूसरी टांग चलाकर उसे रॉड तक पहुंचाने की कोशिश की तो रॉकी ने चीख कर कहा, अब तुम्हारी जद्दोजहद का वक्त खत्म हो चुका है। तुम बाजीगरी दिखाकर कुर्सी के रॉड तक पहुंचना चाहोगे तो मैं तुम्हारी टांग छोड़ दूंगा। वह समझ रहा था टांग रॉकी के हाथ से छूट गई तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा, इसलिए वह दम साधे चुपचाप उल्टा लटकते हुए दीदे फैलाकर इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई नादान बच्चा तैरना ना जानता हो और खला में तैरने के ख्वाब देख रहा हो। पौमी बड़ी देर से अपनी कुर्सी पर बैठी है तमाशा देख रही थी। उसने हैंडल को थामकर उसकी रफ्तार सुस्त कर दी। वो समझ रही थी उसका उस्ताद मास्टर रॉकी ज्यादा देर तक कुर्सी पर औंधा पड़ा रहकर सुलेमान जैसे पहाड़ को संभाल नहीं सकेगा, आखिर बूढ़ा है। वो नहीं चाहती थी कि ज्यादा मुशक्कत करे, लिहाजा उसने बुलंद आवाज से कहा, सुलेमान अब भी आंखें खोलो, दोस्त और दुश्मन को पहचानो। मुझे जिसके हवाले करने जा रहे हो वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, और हम तुम्हें बार बार मौत के मुंह से बचा रहे हैं। लो एक बार फिर तुम्हें जिंदगी की तरफ ला रहे हैं। उसने रस्सी के बंडल को खोलकर उसके एक सिरे को थामा, बाकी बंडल के लच्छे को दूर सुलेमान जोगू की तरफ उछाल दिया। वो बंडल खुलता हुआ सुलेमान की तरफ गया, उसने फौरन ही उसे थाम लिया। पौमी ने कहा, मास्टर इसे छोड़ दो, सीट पर सीधी तरह बैठकर सेफ्टी बेल्ट बांध लो। ये कहते हुए उसने रस्सी के उस सिरे को जो उसके हाथ में था कुर्सी की जंजीर से बांध दिया। उधर रॉकी ने उसकी टांग छोड़ दी। वो लटकता हुआ जरा दूर तक गया, उसके हलक से चीख निकलने लगी, मगर वह रस्सी से लटक रहा था, झूलने वाली कुर्सी से बहुत नीचे झूलता जा रहा था। जरा देर बाद उसके हवास दुरुस्त हुए तो वह रस्सी को उसी तरह मजबूती से थामे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। पौमी ने सर झुकाकर कहा, खबरदार, जहां हो वहीं रहो, मेरे झूले तक आने की कोशिश करोगे तो मैं इस रस्सी को चाकू से काट डालूंगी। उसने लंबा सा चाकू निकालकर उसे दिखाया। वो जहां था वहीं लटकता रह गया, हसरत से सर उठाकर देखता रहा, कभी पौमी को कभी वाटसुरोकी को। उनमें से वो किसी की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता था। यही इत्मीनान काफी था कि वो जिंदा रह सकेगा और मिस्टर नोकू तक पहुंचकर अपना मुआवजा वसूल कर लेगा। अफसोस इस बात का था कि वो 10,000 नहीं मिलेंगे। वो बूढ़ा जापानी बड़ा ढीठ साबित हुआ था। उसके सामने बुलंदी पर जिंदा सलामत कुर्सी पर बैठा सफर कर रहा था। आखिर वह दूसरी पहाड़ की चोटी पर किले के करीब पहुंचने लगे। सबसे पहले सुलेमान जोगू के पांव उस पहाड़ी से लगे, क्योंकि वो नीचे था और सबसे पहले पहाड़ी को छू रहा था। फिर वो रस्सी को थामे हुए उस पहाड़ी पर दौड़ने लगा, इसके साथ साथ रस्सी पर भी चढ़ता गया। अब पौमी ने उसके चढ़ने पर एतराज नहीं किया, हालात का यही तकाजा था। वो थोड़ी देर बाद नोकू कैसल के हिल स्टेशन पर पहुंच गई। वहां दूर दूर तक मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे। वो सब एक ही रंग की वर्दी में मलबूस थे, सबके शाने से स्टेन गन्ने लटक रही थीं। जिस प्लेटफॉर्म पर पौमी वारसुरोकी पहुंचे वहां भी वही वर्दी वाले मुसल्ला अफराद मौजूद थे। मुसल्ला अफराद के एक अफसर ने कहा, हमारी इतला के मुताबिक यहाँ सिर्फ 2 अफराद को आना चाहिए, जबकि 3 नजर आ रहे हैं। सुलेमान जोगू ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मिस्टर नोकू ने मुझको और इस लड़की को बुलाया है, ये बूढ़ा जापानी जबरदस्ती चलाया है। रॉकी ने कहा, बेवकूफ जोगू, क्या अभी तुम्हें उम्मीद है कि $40,000 तुम्हें मिल जाएंगे? उस अफसर ने ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम किया, फिर कहा, सर यहाँ 3 है। मिस्टर नोकू की आवाज सुनाई दी, तीसरा आ ही गया तो आने दो। पौमी चारों तरफ घूमकर उस पहाड़ी हिस्से को देख रही थी। बहुत बुलंदी पर वो किला दिखाई दे रहा था, बल्कि किले की दीवार का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। पता चलता था जैसे वो मीलों दूर तक फैला हुआ है और वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी दूसरी जगह से है। अफसर के हुक्म पर मुसल्ला अफराद ने पौमी, मास्टर वाटसुरोकी और सुलेमान जोगू को घेर लिया। वो 2 कितारों में खड़े हो गई। फिर तीनों कैदियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। दोनों तरफ के मुसल्ला अफराद लेफ्ट राइट करते हुए उन्हें अपने दरमियान लेकर चलने लगे। पौमी और वाटसुरोकी चारों तरफ देखते जा रहे थे। उनकी सोच बता रही थी कि वहां से फरार का कोई रास्ता नहीं। अगर वो किले में पहुंचकर निकलने की कोशिश करेंगे और इन पहाड़ियों से गुजरना चाहेंगे तो कदम कदम पर मुसल्ला अफराद रास्ता रोकेंगे। फिर ये पहाड़ी कितनी दूर तक फैली हुई है इसका नक्शा पौमी या वाटसुरोकी के पास नहीं था। वो अफसर उनके साथ चल रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छी तरह चारों तरफ देखते चलो और इत्मीनान कर लो कि फरार का रास्ता नहीं है। हम जैसे आम लोगों के लिए यही लिफ्ट चेयर है जिसके जरिए तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो। हमारा बॉस हेलीकॉप्टर के जरिए आता है और वही एक हेलीकॉप्टर यहाँ आ सकता है। कोई दूसरा आना चाहेगा तो उसे किले पर परवाज करने से पहले ही मार गिराया जाएगा। बाय द वे, आज तक किसी हेलीकॉप्टर ने किले के ऊपर से बगैर इजाजत परवाज करने की जरूरत नहीं की। वो बातें करते हुए एक गार के धाने के सामने आकर रुक गई। वहां भी मुसल्ला अफराद का सख्त पहरा था। अफसर ने कहा, हमारी ड्यूटी यहाँ तक है। दूसरे अफसर ने आकर कहा, यहाँ से मेरी ड्यूटी शुरू होती है, मेरे साथ चले आओ। वो मुसल्ला अफराद वापस चले गए। दूसरे मुसल्ला जवानों ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर इसी तरह 2 कितारों में तकसीम हो गए।
लेफ्ट राइट करते हुए उन्हें अपने दरमियान लेकर गार के धाने में दाखिल हो गए। अंदर पत्थरों से तराशीदा हॉल था। उस हॉल के एक तरफ एक लिफ्ट थी जो नामालूम बुलंदियों तक जाती थी। पोमी वाटसुरोकी और सुलेमान जोगू को लिफ्ट में पहुंचा दिया गया। फिर उस अफसर ने एक बटन को दबा दिया। उसका दरवाजा बंद हो गया। तीनों ने उसके अंदर जाकर चारों तरफ घूमकर देखा। अंदर कोई ऐसा बटन नहीं था जिसके जरिए दरवाजे को खोला या बंद किया जा सकता, या उसे ऊपर ले जाया जा सकता था या नीचे लाया जा सकता था। वो तीनों उस लिफ्ट में कैद होकर रह गए थे। वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। जो ऑफिसर गार के धाने पर मिला था उसकी ड्यूटी लिफ्ट के बाहर तक थी। वो बाहर ही रह गया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर निकलकर पता चला वहां एक तीसरा अफसर था। उसने बटन को दबाकर दरवाजे को खोला। उन्होंने बाहर निकलकर देखा। वो तराशीदा हॉल नहीं था, वहां का मंजर ही बदल गया था। दूर दूर तक हरियाली नजर आ रही थी। इसका मतलब ये था कि वो उस पहाड़ी की बुलंद तरीन चोटी पर या किले के अंदर पहुंच गए हैं। सामने ही एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नजर आ रहा था। यहाँ भी कुछ हसीन औरतें तैराकी का लिबास पहने बुलंदियों से गोते लगा रही थीं और पानी में तैरते हुए मुख्तलिफ अंदाज से अपने हुस्न शबाब की नुमाइश कर रही थीं। मैं ख्याल ख्वानी जारी न रख सका। सोनिया ने मुझे मुखातिब किया, मिस्टर मैकाकस, जरा खिड़की से बाहर देखो, हम न्यूयॉर्क वापस लाए जा रहे हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हम जिस ट्रेलर में बैठे हुए थे वो वाशिंगटन ब्रिज पर से गुजर रहा था। मैंने सोनिया की तरफ देखा। उसने मखसूस इशारा किया। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, क्या बात है? वो सोच के जरिए बोली, तुम ख्याल ख्वानी करते हो तो अपने आप को भी भूल जाते हो। मुझे बताओ तो सही, आखिर इतनी लंबी ख्याल ख्वानी क्यों हो रही है? पोमी खैरियत से तो है? अभी तक खैरियत से थी, अब नोकू कैसल के अंदर पहुंच गई है। यहाँ उसके लिए खतरात पेश आ सकते हैं, मगर ऐसे ही वक्त तुमने मुझे मुखातिब कर लिया। तुम इतनी तवील खामोशी इख्तियार करोगे तो दुश्मनों को शुबा होगा। तुम्हें दिमागी तौर पर यहाँ भी हाजिर रहना चाहिए। अच्छी बात है, मैं शीबा को पोमी के पास भेज कर आता हूँ। मैंने शीबा से पूछा, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? उसने इजाज़त दे दी। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी देर से गैर हाजिर हो? पोमी की खबर लेना चाहिए। मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। असफंदियार चंद इसराइली अफसरान के साथ इदारे में आने वाले हैं। उन्हें यहाँ की सरकार ने इदारे में आकर मुझसे और मामा से बात करने की इजाज़त दी है। शेख अल फारस ने भी इसे मंजूर कर लिया। मैं सोच रही हूँ, पता नहीं अब क्या होने वाला है। तुम फिक्र न करो शेख साहब, जो मशवरे देते रहें उस पर अमल करती रहो। मैं अभी तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। मैंने वापस आकर सोनिया से ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, बड़ी मुश्किल है, शीबा अपनी जगह परेशान है। वहाँ इतने अहम मामलात हैं कि मैं उसे पोमी के पास जाने के लिए नहीं कह सकता, बल्कि मुझे भी बाबा साहब के इदारे में मौजूद रहना चाहिए। आखिर बात क्या है? मैंने सोनिया को मुख्तसर तौर पर बताया कि किस तरह असफंदियार चंद इसराइली अफसरान के साथ बाबा साहब के इदारे में दाखिल होने वाला है। सोनिया ने कहा, यह तो वाकई बड़ी परेशानी की बात है। तुम्हें पहली फुर्सत में वहां जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी तवील गैर हाजिरी मुनासिब नहीं है। मैं अभी बीमारी का बहाना करता हूँ और चुपचाप लेट जाता हूँ। ऐसी हालत में मेरी तवील खामोशी काबिल कबूल होगी, दुश्मन शुबा नहीं करेंगे। मैंने बुलंद आवाज से कहा, सोनिया, मैं अपने सीने में बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। इतनी देर से खामोश था कि शायद मुझे आराम आ जाएगा। मैं थोड़ी देर यहाँ लेटना चाहता हूँ, तुम माइंड ना करना। मैं उसके करीब एक कुशन वाली बेंच पर लेट गया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए पहले पोमी के पास पहुंचा। उससे कहा, मेरा शीबा के पास मौजूद रहना जरूरी है। तुम्हारे पास भी जल्द आने की कोशिश करूंगा। उसने कहा, फिक्र न करो, मेरे साथ मेरे मास्टर मौजूद हैं। मैं दूसरे ही लम्हे शीबा के पास आ गया। मैं उसे जुबान दे चुका था, कभी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं आऊँगा, लिहाजा मैंने अपनी आमद के मुतल्लिक बताया। वो मुतमईन होकर बोली, फरहाद, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तुम आ गए हो, फिर भी सोचती हूँ असफंदियार का सामना कैसे करूंगी। मैंने पूछा, उनकी आंखों से डर लगता है? हाँ, वो आंखें मकनातीसियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। ये भूल रहे हो कि तुमने शमा की लौ पर नजरें मरकूज रखकर टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है। किसी भी तनवीमी अमल करने वाली की आंखें तुम पर इतनी आसानी से असरअंदाज नहीं हो सकती। मैं मानती हूँ, मगर मुझ पर नफ्सियाती असर है। मैं बचपन से उनका एहतराम करती आई हूँ। उनका रोबर दबदबा दिलों पर तारी रहता है। मैं क्या, सभी उनसे दबते हैं? मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहूंगा, तुम उनसे आंखें मिलाकर बातें कर सको, और मैं तुम्हें मुतासिर होने का मौका नहीं दूंगा। फरहाद, क्या यह मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ से फौरन परवाज करूँ और तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ? मुझे असफंदियार से डर लग रहा है। शायद मेरे नाना मर्चेंट मामून भी आएंगे, हो सकता है मेरे मामू हर्जल मामून भी यहाँ आ जाएं। सब मुझ पर दबाव डालेंगे, अपने साथ चलने के लिए कहेंगे। तुम अपने दिल और दिमाग का फैसला सुनाओगी। तुम्हारा दिल अगर कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग अगर समझाता है कि यहाँ से बाहर रहकर महफूज रह सकोगी और आइंदा कभी तुम्हारी माँ पर या तुम पर कातिलाना हमला नहीं होगा, तुम्हारे खिलाफ कभी ऐसी साजिश नहीं की जाएगी जिसका इल्म तुम्हें कभी ना हो सके, और तुम धोखा खाती रहो। अगर ये सारी बातें तुम्हारी समझ में आ रही हैं तो तुम खूब सोच समझ लो, अभी वक्त है। मगर वक्त नहीं था। जैसे ही सरकारी तौर पर इजाज़त मिली, वैसे ही वो लोग बाबा साहब के इदारे तक पहुंच गए।